एक ही को लेना है, उसी को, मरुस्थल। और दूसरा कौन सा, और हम देख चुके हैं कौन सा वाला बचा है रीजन, कोस्टल प्लेन बचा है, यानी कि तटवर्ती मैदान। और तीसरा बचा है आपके आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह। ठीक, तो भारत में आज हम शुरुआत करेंगे आपके डिजर्ट रीजन से, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र से। तो भारत में आपके देखिए, पहले हम जान लेते हैं डिजर्ट क्या होता है, यानी मरुस्थल क्या होता है। किसे कहेंगे मरुस्थल? जहाँ बरसात ना होती हो, क्या उसी को कहेंगे मरुस्थल? या जहाँ बरसात के साथ साथ ड्राइनेस ज़्यादा हो या शुष्कता ज़्यादा हो? हाँ, बरसात होती हो, लेकिन इनको देखिए, बरसात बनाए रखने के लिए दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है आपका पानी का भाप बन के उड़ जाना, यानी कि इवेपोरेशन, यानी बाष्पीकरण। दूसरा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, यानी बरसात होना। बाष्पीकरण में पानी हवा बन के उड़ेगा और हवा आपकी जो जाएगी, आपकी भाप बन के जाएगी, वो आपका बादल बनेगा, बादल बन के फिर बरस जाएगा। अगर ये साइकिल कंप्लीट होती रहती तो किसी एरिया में पानी की कमी नहीं रहती, नॉर्मल कंडीशन व नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस बनी रहती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपका प्रेसिपिटेशन कम हो, यानी कि वर्षा कम हो, बरसण कम हो, पानी किसी भी रूप में ज़मीन पर कम गिरे, लेकिन भाप बन के उड़े ज़्यादा, तो उस चक्कर में क्या होता क्या है कि उन क्षेत्रों में आपका नमी में जो आपकी मिट्टी में जो थोड़ी बहुत नमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, वर्षा जो आपकी हवा में जो नमी मौजूद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र हाईली ड्राई कंडीशन को अचीव कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाते हैं। तो शुष्क क्षेत्रों को हम लोग बोलते हैं आपके मरुस्थल। अब मरुस्थल होते हैं इंडिया में आपके पूरे वर्ल्ड वाइड दो तरीके के। कौन कौन से? एक होता है आपका हॉट डिजर्ट, यानी कि वार्म डिजर्ट, यानी कि गर्म मरुस्थल। और दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है आपका शीत मरुस्थल, यानी कि कोल्ड डिजर्ट। ठीक, तो इंडिया में क्या है आपके दोनों हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो हॉट आपके गर्म मरुस्थल कौन कौन से हैं? एक तो भारत में ही है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, थार मरुस्थल। दूसरा वर्ल्ड वाइड देखें तो सहारा, ठीक, और अरेबियन डिजर्ट। ठीक है, और अगर हम देखें आपके इसमें, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट, और अगर आप कोल्ड डिजर्ट में देखेंगे तो गोबी, तकलामकान, ठीक है, भारत में लद्दाख। तो हमारे यहाँ पर दोनों तरीके के डिजर्ट हैं। तो भारत में कुल मिलाकर एट प्रेजेंट 3 डिजर्ट हैं। अब 3 डिजर्ट कौन कौन से हैं? 2 हैं आपके गर्म और एक है आपका ठंडा। तो ठंडे वाले में तो लद्दाख रीजन आ गया, ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है, काराकोरम के आसपास वाला जितना पूरा क्षेत्र है वो सारा का सारा। और बार में कौन सा आ गया? इसमें आपके 2 आते हैं, एक तो थार डिजर्ट और दूसरा आपने कच्छ जानते हैं सभी, इंडिया का आपको जो देखिए उसमें लिख रहा है कच्छ पेनिनसुला। हाँ, इसमें आपका दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र में कुछ जगह सूख गया है, तो वहाँ पर आपकी किस कंडीशन बन गई है? तो वहाँ आपके नमक ज़्यादा है समुद्री पानी का, तो वो आपको ऊपर से वाइट कलर का दिखता है, तो उसको बोला गया व्हाइट सॉल्ट पेन, यानी वाइट सॉल्ट पेन, यानी कि आपके सफ़ेद नमक का, श्वेत नमक का एरिया। तो आपका तीसरे प्रकार का मरुस्थल वो है। तो भारत में 3 डिजर्ट, कोल्ड लद्दाख, और यहाँ पर आपका थार डिजर्ट गर्म और व्हाइट सॉल्ट पेन तीसरा। ठीक, तो आज हम बात करेंगे किसकी? ग्रेट इंडियन डिजर्ट की। अब द ग्रेट इंडियन डिजर्ट है क्या? ये आपका वो क्षेत्र जो अरावली के पश्चिम में है, पूरब में, उत्तर दक्षिण किधर है? इतना तो पढ़ाई दिया मैंने आपके लिए। हाँ, तो बताइए, अरावली के किधर है? पूरब में। हाँ, पूरब में तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को आप चाह रहे हो कि उधर ही मरुस्थल बना दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर एटलस में देखें आप, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस प्रकार से कुछ लोगों का बस नहीं चलता है, वरना सब में गर्मी फैला दें ये। ठीक है, तो देखिए ये जो रीजन है आपका समझ रहे होंगे, ये आपका कच्छ रीजन है, ये वाला, ये कच्छ रीजन है, ये वाला काठियावाड़ पेनिनसुला है। कल ही तो जिक्र हुआ है इसका, इतनी जल्दी भूलोगे तो तुम तालाब से ही बदतर हो फिर तो। कुछ दिन ये कम से कम आपके 4-6 महीने तो पानी भरा रहता है उसमें, तुम्हारा तो एक दिन में खाली हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला रीजन है, तो यहाँ से यहाँ तक एक आपकी माउंटेन रेंज है, जिसे हमने क्या नाम दिया था? इसे हम कहते हैं अरावली। ठीक, तो अरावली के पश्चिम में यहाँ पर 3 जिले आते हैं प्रमुख रूप से। ये वाला जिला है, इसको बोलते हैं आपका जैसलमेर, इधर के लिए बाड़मेर, इधर के लिए जोधपुर। तो 3 जिले हैं आपके ये। इसके बाद वाला क्षेत्र ये है इधर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौन सी प्रोविंस है? ये है सिंध प्रोविंस। ठीक,
अब जनगण मन गाते उसमें भी आता है सिंध, ठीक, तो वही सिंध देश है, सिंध प्रदेश। तो आपके राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस कुछ क्षेत्र थोड़ा बहुत कहाँ ये पड़ता है, इधर पंजाब, और इधर कौन सा पड़ता है, हरियाणा, ठीक, पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा का जो पश्चिमी एरिया है वो, और इधर आपका राजस्थान, इसका गुजरात का भी थोड़ा बहुत एरिया, तो इस एरिया में आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पूरा का पूरा कौन सा है, ये है आपका थार डेजर्ट, ठीक। थार डेजर्ट दुनिया में 17वें नंबर पर है अगर बाई एरिया हम लोग देखें तो, और भारत का करीब आपके 4.5% एरिया थार डेजर्ट में आता है टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें इस वाले पूरे रीजन में इसका डायमेंशंस कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं इसके पूरब में अरावली है, उत्तर में पंजाब और हरियाणा है, और पंजाब हरियाणा में जो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है उसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, मालवा मैदान, बताया था मैंने। और इसके ईस्ट में क्या है आपके, यहाँ पर है अरावली, लेकिन जब हम कहें कि मालवा पठार तो वो कहाँ पर आएगा, याद रखना, तो अरावली के पूरब में है। मालवा पठार अरावली के पूरब में है और मालवा मैदान अरावली के उत्तर में है, ये पंजाब हरियाणा में है, ठीक। और इसके साउथ में क्या पड़ेगा, साउथ में यहाँ पर आता है आपका कच्छ रीजन। तो ये आपका कुल मिलाकर आपका थार डेजर्ट इलाका है, हम इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। अब इसमें ग्रेट होने वाली क्या बात है, हमने इसका नाम ग्रेट रख दिया, कोई विशेष कुछ खास बात होगी, तो ग्रेट कहने का जो ग्रेट कहने का जो कीड़ा वो इंडियंस में लगा अंग्रेज़ों से, याद आया मैंने बताया था, अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ पर भी कुछ चीज़ आपका जीती या फिर कोई नौटंकी वाली चीज़ उसका भी नाम ग्रेट लगा दिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, और सबसे बाह्य डेजर्ट है ये, उसमें भी ग्रेट लगाए, ऐसी आपका ये क्षेत्र है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी खास बात ये है, जो डेजर्ट इलाके होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आबादी ज़्यादा घनी होगी या फिर बिरली होगी, यानी कि आपका डेंसिटी आपकी कम होगी या ज़्यादा, कम होगी, क्योंकि सर्वाइवल उन चीज़ों में कठिन है, खाने पीने के लिए नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, सड़कें अच्छी नहीं होंगी, ठीक, एक्सट्रीम कंडीशंस रहती, चरम सीमा में आपकी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर, तो ऐसी कंडीशंस में आपकी क्या होगी, आबादी बहुत कम रहती है। लेकिन दुनिया में अगर हम आपके नक्शे पर देखें किन क्षेत्रों में किन मरुस्थलों में आबादी कम और ज़्यादा रहती है, तो हमारे राजस्थान वाले क्षेत्रों में आबादी ठीक ठाक रहती है आपके मरुस्थल होने के बावजूद भी। तो ये इसमें ग्रेट करने वाली बात कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी महान वाली बात है, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो जाने जाते कम आबादी के लिए, लेकिन राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो आपका वहाँ पर ये कंडीशन होने के बावजूद भी उस एरिया में, आज इसको भी खाना पानी कम मिला है, तो उस एरिया में क्या है आपका, उधर वाला आबादी ठीक, हो गया जिंदा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी आबादी ठीक ठाक है, और कितनी आबादी है, यहाँ पर 83 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, ये इसकी डेंसिटी है। भारत में सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ रहती है, सबसे, तो ओवरऑल पूरे इंडिया में शहरों में रहेगी डेफिनेटली, ठीक, और शहरों में किस में, जितने मेट्रो सिटी है सब में, और मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में इतने लोग रहते हैं कि अगर किसी को आपके सीधे हाथ पर चिपका के पड़ोस पड़ोस में लिपटाएं और सुला दें तब भी पूरे एरिया में कवर नहीं कर पाएंगे, लाशों के ऊपर लाशें लगानी पड़ेंगी कहने का जिंदा आदमी के ऊपर जिंदा आदमी लिटाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा डेंसिटी आपकी दिल्ली में। अगर पूरे स्टेट वाइज देखेंगे तो बिहार और बंगाल हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, और सबसे कम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, 12-13 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। हमारे यहाँ पर तो 1 किलोमीटर पे गांव ही चेंज हो जाता है इस एरिया में प्लेन एरिया की खास बात है, और यहाँ पर अभी करीब 83% लोग रहते हैं। तो थार डेजर्ट में होता क्या है, देखिए इस एरिया में डेजर्ट इलाकों में यहाँ पर बरसात नाम मात्र की होती है, लेकिन बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए जो मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी मौजूद होती भी, ओस वगैरह से आ जाती है, वो सारी की सारी बह जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जो मिट्टी के जो कण है वो कैसे रहेंगे, चिपके रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, चिपकने के लिए पानी चाहिए, ठीक। तो वहाँ पर क्या रहेगा, दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत हवा चली तुरंत मिट्टी के कण आपके सेपरेटेड पड़े, आपके उड़ने लगेंगे, ठीक। तो इन इलाकों में आपकी जब हवाएं चलती हैं तो आपके स्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि आपके तूफान चलते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक करके फिर से इसको एक बार ध्यान दीजिए। थार डेजर्ट इंडिया में है और साथ में कुछ एरिया इसका किस में पड़ता है, पाकिस्तान में।
मोर देन 15% यानी 15% से ज़्यादा क्षेत्र। अब अपने पर ध्यान दीजिए सर, अपना काम करेंगे। उधर क्या देख रहे हो तुम, उधर की पोस्ट पर जाना है क्या? ठीक है, तो देखिए इंडिया में क्या है कि भारत में आपके जो थार डिजिट है वो आपका मोर देन 80% इंडिया में है और कुछ परसेंट किस में है, पाकिस्तान में। और थार डिजिट इंडिया और इसके बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है। नेचुरल बाउंड्री मतलब थार डिजिट ही डिसाइड करता है कि इधर पाकिस्तान और किधर इंडिया। ठीक, ये अरावली के पश्चिम में है, इसके उत्तर में मालवा का आपका मालवा का मैदान है, इसके दक्षिण में कच्छ है। अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत कि जो थार डिजिट है उसका नाम किससे पड़ा, उसका नाम पड़ा थुल से। थुल मतलब सैंड यानी कि आपके रेत से, जो राजस्थानी भाषा का शब्द है वहीं से इसका नाम बिगड़ के हो गया थुल। ठीक, इसमें कुछ खास बात भी है, देखिए जैसे ये दिख रहा है, ये टीले दिख रहे होंगे आपको, ये टीले और ऊंचे हो जाते हैं। अभी टीले होते किसके हैं, रेत के हैं टोटली। हवा चलती है तो टीले क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ से मिट्टी उठ के अगली बार जाएगी। आप हमारे उत्तर प्रदेश में भी तो यही होता है इस रीजन में। आप अगर थोड़ा बहुत इधर रामगंगा की तरफ, यहाँ पर बदायूं की तरफ, गंगा की कटरी की तरफ निकलें तो देखना कभी हवा के जो रेत चलेंगे तो छोटे मोटे टीले होंगे, हवा आपकी मिट्टी पीछे से उठेगी, अगली बार ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाती है। तो बरखांस क्या होते हैं, रेत के पहाड़ होते हैं। ये थोड़े कम दिख रहे हैं, इसमें और ज़्यादा ऊँचे होते हैं। और रेत के पहाड़ ये मूव करते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर। तो जो लोग रेगिस्तान में जाते हैं उनसे सख्त सलाह दी जाती है कि वहाँ पर आप लेटें नहीं। लेट गए तो क्या होगा, पता लगा आपने पीछे को कोई आपका रेत का टीला है, आपने उसके पीछे आपका आसन लगा दिया। ठीक, धूप देख करके चलो इसकी परछाई पड़ रही है इस पर, उसका परिणाम क्या निकलेगा कि पता लगा वो बह कर आपके ऊपर आ, आपकी समाधि बन गई फिर। ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो आपके बरखान क्या होता है, याद रखना है, रेत के बढ़ते हुए पहाड़, मूविंग माउंटेन्स। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, या तो इन्हें बरचान कहेंगे या फिर इन्हें बरकान कहते हैं। ठीक, अगला आता है, देखिए अगर हाँ पूरे थोड़े बहुत फैक्ट के बारे में बात कर ले तो थोड़ा बहुत जो मैंने बता दी उसमें से भी थार डिजिट है उसने एरिया में कितना 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में करीब करीब आपके इंडिया के कवर्ड है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 85% थार किस में है, इंडिया में, और बाकी 15% पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस एरिया में, सिंध में। और भारत के किस राज्य में, मोस्टली एरिया राजस्थान में। और राजस्थान के भी किन जिलों में, ज़्यादातर एरिया 3 में, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। जो चौंच वाला इलाका है सबसे पीछे की ओर ये जैसलमेर है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ बाड़मेर एक तरफ जोधपुर है। ठीक, 60% जो एरिया है वो कहाँ पर है, राजस्थान में, कुछ एरिया है गुजरात में, कच्छ वाले रीजन में, कुछ पंजाब में, हरियाणा में, और कुछ पाकिस्तानी प्रोविंस में। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं वो मैंने बता ही चुका पहले, 83%, मतलब 83 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब आपके 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा कोई प्लॉट हो, उस एरिया में इतने लोग रहते हैं। ठीक, और जितनी पॉपुलेशन है आपकी, जितनी पॉपुलेशन है राजस्थान के डिजिट में, उसमें आपके घनघोर डिजिट में 40% रहती है। वही मैं कह रहा था, इसमें ग्रेड करने वाली बात यही है कि इस एरिया में आपके जो अन्य मरुस्थल हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी यानी ज़्यादा लोग रहते हैं। अब वो करते क्या है आपके यहाँ पर रहकर, न खाने का जुगाड़ न पीने का, तो करते क्या है फिर, तो यहाँ पर आपका जो मेन जो काम है वो एग्रीकल्चर है, और आपका टूरिस्ट आते जाते हैं, उनसे वजह थोड़ी बहुत उनकी आय हो जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहाँ के मेन आपके ऑक्यूपेशंस हैं। जानवर कौन कौन से पालते हैं, काउस, बफेलो, सीप, गोट, कैमल, ऑक्सन, ऑक्सन मतलब बैल वगैरह। ठीक है, और कैटल पॉपुलेशन। इंडिया में अगर बात करें तो इस रीजन में इतनी भेड़ पाली जाती हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन ये राज्य करता है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड ऊन की बात आएगी कि भारत में कौन सी ज़्यादा ऊन यानी कि वूल प्रसिद्ध है, तो वो लद्दाख वाली प्रसिद्ध है। और लद्दाख वाली कौन सी, पश्मीना, याद है कि नहीं। ठीक, दुनिया में दो प्रजाति की ऊन बहुत प्रसिद्ध है। इंडिया में लद्दाख की पश्मीना, पश्मीना की आपकी शॉल आती हैं, लड़कियों को पता होगा, अभी काफ़ी महंगी आती हैं। ठीक, और दूसरा पूरे वर्ल्ड वाइड अगर प्रसिद्ध है तो कहाँ पर, मोरक्को और ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो। तो मरीनो एक आपकी सीप की प्रजाति है यानी एक भेड़ों की प्रजाति है, वो भी ऊन के लिए उसकी भी रियरिंग की जाती है, यानी उसको भी पालन पोषण ऊन के लिए होता है। तो उससे ऊन उतारते पूरे वर्ल्ड वाइड वो ही बेची जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तो आपके बहुत ज़्यादा आपके भेड़ पालन करते हैं। इंडिया में क्या है, कम है। इंडिया में कुछ स्टेट आपके लोकेशंस में केवल रेस्ट्रिक्टेड है। सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपकी खेती करने लायक ज़मीन ज़्यादा नहीं है। तो राजस्थान की जब बात आएगी तो एक बात और आती कि जो मैंने बताया था, बुग्याल याद है आपको, बुग्याल और मर्ग,
क्या थे ये? घास के मैदान थे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, यानी कि उच्च क्षेत्रों में, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में। इनमें क्या था कि आप क्या करते थे, इन्हें भेड़ पालन ही तो करते थे। कौन सा समुदाय? ज़्यादातर गुज्जर बकरवाल। तो वो ही क्या करते हैं, वो रहते हैं ठंड के दिनों में आपके यहाँ पर। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है भारत में तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ जम जाती है, घास वगैरह की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, खाने को बचेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, उस एरिया से मूव करके आ जाते हैं इससे, यानी यहाँ पर आपके जो रहते हैं इस वाले जहाँ ग्रेट लिखा है, ग्रेट हिमालय, इस रीजन में रहते हैं परमानेंटली। लेकिन जब यहाँ पर 5, 6, 7 महीने बर्फ़ जमी रहेगी तो वो यहाँ से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर, जानवरों को लेकर मूव कर जाते हैं यहाँ इस रीजन में, और यहाँ पर जानवरों को पालते हैं, उनसे ऊन उतारते हैं। और इस तरह राजस्थान और हिमालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा? नोमैडिक ट्राइब्स के द्वारा, यानी चरवाहा आपके समुदायों के द्वारा। ठीक, अब इसमें देखिए एक सिटी है जिसका नाम है जैसलमेर। सभी ने जानते होंगे, सभी ने सुना होगा ये। जिसने नहीं सुना है तो उसके लिए भयंकर क्या शब्द इस्तेमाल करूँ फिर मैं, ठीक है। तो जैसलमेर क्या है, इंडिया में सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, यानी सबसे शुष्क क्षेत्र है भारत में। देखिए कोई भी जब हम प्लेसेस की बात करें तो एक क्षेत्र वो होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? खारो हिल्स में। गारो खासी जयंती याद है? हाँ, तो गारो हिल्स में जगह पड़ती है चेरापूंजी। तो किसी समय पर चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन समय के साथ पता लगा कि चेरापूंजी से 10 किलोमीटर आगे एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है माउसेराम। तो बोले सबसे ज़्यादा बरसात वहाँ होती। तो एट प्रेजेंट हाईएस्ट बेटा, यानी आपका बेटेस्ट प्लेस, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र माउसेराम है। उसके उलट कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहाँ सबसे कम वर्षा होगी, और सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे। और उसमें आपका आता है जैसलमेर। ये वही जैसलमेर है जहाँ पर हमारा भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र है। कौन सा याद है? पोखरण। ये जैसलमेर में ही पड़ता है। ठीक, जैसलमेर सिटी के थोड़ा पहले पड़ता है। पोखरण एक जगह, एक गाँव है, उसके एरिया में पड़ोस में। ठीक है, तो आपका जैसलमेर क्या है आपका, उसको हम लोग गोल्डन सिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकानों की प्रकृति और आस पड़ोस का जो फीचर है, जो रंग ज़्यादा प्रिवेलेंट है उसकी वजह से। ठीक, और इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द थर्ड डेजर्ट, वो मिडिल में है कंपैरेटिवली, यानी अगर पूरे इसको कंसीडर करें तो यहाँ पर पड़ रहा है जैसलमेर, तो काफ़ी हद तक मिडिल में है। यहाँ पर समर और विंटर दोनों कंडीशन में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। यानी यहाँ पर बेसिकली समर नहीं होती, वो घनघोर समर होती है, और विंटर नहीं होती, वो घनघोर विंटर होती है। यानी यहाँ पर एक्सट्रीमिटी पाई जाती है दोनों कंडीशन में। अभी भी अगर आप थर्ड डिजिट, हमारे यहाँ पर कितना टेम्परेचर है एट प्रेजेंट, कितना होगा बरेली में? अभी कितना होगा? 35 से, यानी अराउंड, उससे कम ही होगा। ठीक, कब? दिन के समय और रात के समय 25 के अराउंड, 10 डिग्री का वेरिएशन कभी आता है 7-8 डिग्री तक, तो 25। लेकिन थार मरुस्थल में जाएंगे तो कैसा मिलेगा? इन दिनों में अभी भी दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, रात का बहुत लो होगा। तो हमारे एक मित्र थे, आपका उनकी शादी हुई, वो निकल ली आपके थार मरुस्थल में टी-शर्ट पहन के पिछली वाली गलियों में, कोविड से पहले। बाद में वहाँ कम्बल इकट्ठा करते घूमे। ठीक है, तो ज्योग्राफी इसलिए पढ़नी चाहिए कि ताकि भविष्य की प्लानिंग भी सेट रहे। रीजन क्या है कि देखिए गर्मियाँ तो आपकी वहाँ टी-शर्ट में कट जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन रात के समय वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि आप आपके बिना कम्बल के बिना उसके रह ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर डबल फीचर है। तो वहाँ पर रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि जो रेत की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेत की एक आदत है कि रेत तेज़ी से गर्म होता है और तेज़ी से ठंडा होता है, जबकि जो आपकी मिट्टी होती है और पानी होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है। पानी स्लोली गर्म होगा और स्लोली ठंडा होता है। ठीक, तो जो धीरे गर्म होगा, धीरे ठंडा होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसमें सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहेगी, यानी अटेन रहेगा लंबे समय तक। जबकि जो आपका सैंड इलाका है, यानी टोटली सैंड है, वो क्या होगा, बहुत तेज सूरज की थोड़ी किरणें पड़ेगी, तुरंत गर्म हो जाएगा। अगर आपको अपना बचपन याद हो तो या फिर बचपन के अभी थोड़ी अप्लाई कर लेना, 1-1.5 महीने बाद, मई जून में आपके रेत पर पैदल चल के घूमना 11-12 बजे के बाद, क्या फील आएगा? यही लगेगा कोई गर्म सजा आपके गर्म तवे पर लिटा के आपको सजा दे रहा है। तो ऐसी क्या, और रात के समय चलना फिर उस पर 12-1 बजे के बाद, तो यूँ लगेगा जैसे कहीं पर आपके समंदर के किनारे, बर्फ़ के किनारे पर आपकी बर्फ़ थोड़ी बहुत मौजूद है, वहाँ चल रहे हैं। तो ये फीचर आपके राजस्थानी क्षेत्र का होता है, यानी जहाँ पर आपके भारत में राजस्थान कौन सा डिजर्ट इलाका होगा, तो कहाँ भी डिजर्ट होगा गर्म वाला, वहाँ पर यही फीचर रहेगा। ठीक, यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर समर सीजन में, यानी कि आपकी गर्मियों में 49 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पर पहुँचता है मैक्सिमम टेम्परेचर दुनिया में, वो 2 जगह पर रिकॉर्ड किया गया है। एक आपका अल अजीजिया, ये सहारा मरुस्थल में, ठीक,
अल्जीरिया एक कंट्री है अफ्रीका में, और दूसरा रिकॉर्ड किया गया डेथ वैली में। डेथ वैली कहाँ पर है ये? मृत घाटी, वो मृत सागर है, ठीक। डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए में। वहाँ पर डेथ वैली काफ़ी निचला पॉइंट है, पूरे दुनिया के सबसे निचले वाले क्षेत्रों में से एक है। तो उसमें आपका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया वो 58 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। 58 डिग्री मतलब मनुष्य वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा परमानेंटली। टेम्परेरी की बात अलग है, हम आपके पीपी किट टाइप का कुछ फीचर्स पहनकर चले जाएँ तो अलग है, लेकिन परमानेंटली सेटलमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। मिनिमम टेम्परेचर आपका कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज है ये, ठीक, एवरेज। तो यहाँ पर 25 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। जबकि दुनिया में मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होता है बाकी जगहों पर? वो आपका मिलेगा या तो साइबेरिया में या फिर अंटार्कटिका पर, और ये -80 तक हो सकता है, यानी -80 डिग्री तक, ठीक। विंटर में जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँचता है वो 23 डिग्री और मिनिमम पहुँचता है आपको 5 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ भी तो बरेली में तो पिछली बार आपका इसी विंटर में कितना पहुँचा था? 4.6 तक पहुँच गया था इस बार विंटर के सीज़न में। सबसे आपकी कूलेस्ट नाइट्स इस बार बीती। और ऐसा ही आपके हर जगह जहाँ पर डिजर्ट कंडीशन होती है वहाँ पर हर जगह ऐसा होता है। तो एवरेज रेनफॉल 210 मिलीमीटर से कम है, और ये बहुत ही कम, पूरे साल भर का माना जाए तो बहुत कम बरसात है ये, ठीक। यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड है 50 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे इंडिया में ड्राईएस्ट प्लेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कुछ फीचर्स हैं आपके। अब मैं 2-4 चीज़ें इसके बारे में और बता देता हूँ डिजर्ट के बारे में, कि यहाँ पर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं वो नॉर्मल प्लांट नहीं होते, क्योंकि ऐसी ड्राई कंडीशन में प्लांट्स को सर्वाइव करना आसान नहीं होता, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग स्पेशली कहते हैं जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स, यानी कि हम इन्हें बोलते हैं मरुपादप, ठीक। मरुपादपों की अगर बात करें तो इनमें ऊपर तो बहुत कम दिखेगा, यानी ज़मीन से ऊपर का जो पार्ट होगा बहुत छोटा होगा, ये झाड़ी नुमा होंगे या फिर अगर थोड़े बहुत होंगे तो हमारी हाइट के, ह्यूमन की हाइट के। लेकिन इनकी जड़ें कैसी होंगी? यानी ऊपर अगर हम कंसीडर करें कि इतने हैं तो इनकी जड़ें बहुत लंबी होंगी। जड़ें लंबी क्यों होती हैं इनमें? ताकि ये वाटर टेबल जहाँ पर है, यानी पानी जहाँ तक मौजूद हो वहाँ तक पहुँच सकें, क्योंकि तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे जब पानी मिलेगा, ठीक। दूसरी तरफ इनमें ज़्यादातर प्लांट्स में करेक्टर होता है कि अपने पानी को ये बुरी कंडीशन के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो आप सभी ने नागफनी देखा होगा, कैक्टस देखा है कि नहीं? ठीक, अगर वो ना देखा तो घृत कुमारी देखा है? अच्छा वो भी नहीं, एलोवेरा देखा है? आप तो सब हिल गए भाई, घृत कुमारी है, ठीक है। ठीक है, मतलब आपको इंग्लिश नाम याद है, हिंदी नाम नहीं याद है? पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, उस पर लिखा होता है घृत कुमारी ब्रैकेट में एलोवेरा, ठीक है। या सिर्फ लगाते ही लाके पढ़ते नहीं उसमें क्या पढ़ा है क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो जो घृत कुमारी है वो क्या, उसको काटते तो देखा उसके अंदर जेल निकलता है। वो जेल क्या है? वो वही वाटर स्टोरेज है। अब ये स्टोरेज, वाटर का जो स्टोरेज करते हो हमारे लिए नहीं होता है, वो प्लांट्स अपने लिए करते हैं ताकि बुरी कंडीशन में उनके काम आए। लेकिन इंसान बड़ा मतलब ही स्टोरेज वाली चीज़ें पहले छीन लेता है, ठीक। आलू ने खुद के लिए फूल कर कुप्पा हुआ, आप गए उसको खोद रहा है, सब्जी बना डाली, ठीक। तो वो भी खुद के लिए सर्वाइव करता है, स्टार्च का इकट्ठा कर रहा है अपने लिए, ठीक। तो ये क्या है आपके यहाँ पर प्लांट्स कौन से होंगे? स्पेशल प्लांट्स होंगे जिनको हम लोग बोलेंगे जीरोफाइट्स, मरुपादप। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, आपके कैक्टस जितने प्लांट होंगे, पाम ट्रीज यानी जितने आपके डेट्स होंगे, खजूर टाइप के पेड़ होंगे, या फिर आपके जितने कटीले वाले पेड़ होंगे। अब गुलाब कहाँ का होगा? यहाँ का या हमारे यहाँ का है? गुलाब बेसिकली जीरोफाइट है, लेकिन उसके फूल के चक्कर में हम उसे यहाँ पर ले आए तो उसकी आदत खराब हो गई, उसको ही पानी चाहिए, आपकी ज़रूरत पड़ने लगी अब थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आदमी जहाँ जैसी ज़रूरत में रहता है उसी तरीके से उसकी नीड हो जाती है। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, खिचड़ी से भी काम चल जाता है। जॉब में आने के बाद क्या, हर रोज़ आपको पनीर चाहिए फिर तो यही प्लांट की आपकी हालत है। उन्हें पानी नहीं मिल रहा था तो उनके अंदर कांटे मौजूद थे, लीव्स उन्होंने टोर निकल ली, खिट्टी कर ली, या फिर पत्तियाँ बहुत छोटी होंगी ताकि पानी का बाष्पीकरण सबसे कम हो, बाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन लीव से कम हो। लेकिन जैसे ही उसको क्या हुआ, आपका हमारे यहाँ का एरिया का चस्का लगा, पानी भरपूर मात्रा में मौजूद है, तो करते क्या है फिर उनकी लीव्स भी क्या होने लगी, उनके अंदर ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया बढ़ने लगी। तो जहाँ पर भी जिन पेड़ों में आपके कांटे मौजूद हैं, थॉर्न्स हैं, वो सारे के सारे जीरोफाइट्स हैं, चाहे बेल हो, चाहे गुलाब हो, ठीक, चाहे वो कोई और पेड़ हो, चाहे बबूल का पेड़ हो, ठीक है। तो ये जो आपके, अब दूसरी चीज़, यहाँ पर जो जानवर होंगे वो कैसे होंगे? ये वो प्लांट्स होंगे जो बिना पानी पिए या फिर कम पानी पिए काम चला लें। अब जैसे ऊँट है,
ऊंट को राजस्थान का क्या बोलते हैं? जहाज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये खासियत है कि पानी मिले ना मिले कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, एक बार पी लिया 7-8 दिन तक का स्टोरेज पक्का है। तो 7-8 दिन तक अगर पानी नहीं मिलेगा तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। और दूसरी चीज़, उसके पैर कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं, यानी आपके अब सॉफ्ट होते हैं नीचे से, जिनके ऊपर टेम्परेचर का असर कम होता है। जबकि हाथी को उतार दिया तो हाथी तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, पता लगा बरखान ने कोई उसके ऊपर समाधि बना दी। और जानवर उतार दिए ज़्यादा गहरे खुरवा ले तो उनको भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर वही आपका जानवर सर्वाइव कर सकता है जो आपके हाई टेम्परेचर वेरिएशंस को, यानी आपकी जब रेत ज़्यादा ठंडा हो ज़्यादा गर्म हो दोनों को झेल सके और साथ में बिना पानी पिए भी रह सके। ठीक। और यहाँ पर वो जानवर सर्वाइव कर सकते हैं जिनकी स्किन कैसी हो, ऊपर से रफ हो, यानी जहाँ से आपका ट्रांसपायरेशन ना होता हो, यानी बॉडी में से पानी ना आपका पसीना के तौर पर ना आता हो, ड्राई है, आपकी ड्राईनेस कम हो। हम लोग अगर रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? स्किन हमारी कैसी है? बहुत सॉफ्ट में नहीं जाती है। जबकि आप छिपकली की स्किन को देखिएगा कभी, अब ऑपरेशन नहीं करना है उसका, दूर से ही एनालाइज कर लेना है। ठीक है। अब प्लांट्स के बायोलॉजी वालों को पता हो कि अब जानवरों के ऑपरेशन से बैन लगा दिया गया काफ़ी हद तक। अब दूर से सर मॉडल सही आपका देखा जाता है, तो इस चक्कर में बहुत सारे मेढक निकल लिए उनको चीर फाड़ करके, तो बैन तो लगना ही था। तो इनमें यहाँ पर कौन से जानवर सर्वाइव करते हैं? जिनकी स्किन कैसी? ज़्यादातर यहाँ पर रेप्टाइल्स होते हैं। और ज़्यादातर जो जानवर होंगे वो कौन से होंगे? वो यहाँ पर होते हैं रात्रिचर। अब दुनिया में इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो जानवर है तो 2 टाइप के होते हैं, रात्रिचर और दिनचर। अब दिनचर कौन से होते हैं? हम कौन है, दिनचर या रात्रिचर? हम दिनचर है, सूर्य की रोशनी में हम लोग काम कर रहे हैं अपना। लेकिन हम में से कुछ लोग रात्रिचर भी हैं जो यहाँ पर आके फिर दिखते रहते हैं, रात में आपके जागते रहते हैं 3, 4, 5 बजे तक। जो घर वालों को उठने का टाइम होता है तो उनका सोने का टाइम होता है। तो ये रात्रिचर, यानी कि जो रात में जागेंगे, जो रात्रि में विचरण करेंगे वो रात्रिचर है। तो यहाँ पर जानवर ज़्यादातर रात्रिचर होते हैं, लेकिन ये उनकी कंडीशन है, ये उनके लिए मजबूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन के समय इतनी गर्मी होती है कि बॉडी में अगर पानी नहीं है, नहीं चाहिए, तब भी उनके लिए क्या होगा? हाई टेम्परेचर की वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक, पानी मुझे भी चाहिए, दे दो यार। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर जानवर आपके सुबह के समय और शाम के समय, रात के समय विचरण करते हैं। यानी इन एरियाज़ में वही जानवर सर्वाइव कर पाएंगे जो आपके क्या करेंगे? दिन को अवॉइड कर सकते हैं। और ज़्यादातर जानवर यहाँ पर वरो बनाकर, यानी अंडरग्राउंड बिल खोदकर उसमें रहेंगे। कौन कौन से जानवर? जैसे छिपकली, बिच्छू, ठीक, लोमड़ी, सांप, ये सारे जानवर वही रहेंगे जो आपके क्या कर सकते हैं? दिन के समय कम विचरण करेंगे। बात क्लियर? ठीक। इन एरियाज़ में यहाँ पर लोग कौन से रहते हैं? अब देखिए, यहाँ पानी का सोर्स क्या होता है? बरसात तो होती नहीं है या बहुत कम बरसात होती है। तो बहुत कम बरसात की कंडीशन में यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ नेचुरली कुछ झीलें पाई जाती हैं जिनको पिलाया कहते हैं। ठीक। अब वो झीलें कैसे बनी? देखिए, ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यानी भारत में हम जिसे देखें तो इसके नीचे मौजूद है पथरीला क्षेत्र, यानी पठार है। पठार के ऊपर रेत का जमा हुआ है। ध्यान देना, इसके नीचे क्या चीज़ है? भारत में ताजमहल बना, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से आया? राजस्थान की कौन सी खदान से? मकराना से। पढ़ा है कि नहीं? बरेली में जितनी मार्बल की शॉप होंगी उनमें आधों का नाम लिखा होगा मकराना मार्बल्स। क्यों लिखते हैं? आपके फेमस है इसलिए ना। तो मकराना कहाँ पर है? यहीं राजस्थान में। तो इसके नीचे अंडर आपके नीचे क्या चीज़ है? नीचे पथरीला क्षेत्र, यानी यहाँ पर आपका पठारी क्षेत्र है, प्लेटिव रीजन है। उसके ऊपर यहाँ पर सैंड डिपोजिशन हुआ है। उस सैंड डिपोजिशन में बरसात हुई नहीं समय के साथ, तो ये क्या हो गया? डिजर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें नीचे पत्थर होने की वजह से कई बार वो पथरीला क्षेत्र काफ़ी ऊंचा हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ, यहाँ पर रेत कम है। तो आस पड़ोस के एरिया में जो बरसात होगी वो यहाँ पर आके जमा हो जाती है यहाँ। तो यहाँ पर आपकी परमानेंट झील बन जाती हैं। इन झीलों के किनारे देखिए, अब ये गड्ढा जो आपको दिख रहा है, वो आपको, अब इसमें आपका पानी जमा हो जाए। नीचे पथरीला इलाका हो तो क्या होगा? रेत कितना पानी पिएगा? लिमिट से ऊपर तो पी नहीं पाएगा, सोख नहीं पाएगा। तो नीचे पथरीला क्षेत्र तो पानी भरा रहेगा। अब इसके आसपास के क्षेत्रों में कई सारे प्लांट उगाएंगे, विशेषकर खजूर टाइप के। तो इससे जो रोशनी पड़ेगी, आपकी जो छाया पड़ेगी, वो प्लांट को क्या करेगी? इस पानी को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके आसपास के क्षेत्रों में फिर क्या बन जाएंगे? घर बन जाएंगे। यहाँ पर लोग मकान बना के रहने लगेंगे।
तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये जो झीलें होती हैं इनको बोला जाता है ओएसिस। क्या बोलते हैं? ओएसिस। ठीक, तो ओएसिस क्या है? आपके वो पानी की झीलें, छोटी झीलें या तालाबनुमा संरचना जिनके आसपास लोग घनघोर राजस्थानी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं। अब ये ओएसिस परमानेंट होती है नेचर में, जब जब बरसात होगी इनके अंदर पानी आस पड़ोस के एरिया से भर जाएगा। इसी के किनारे थोड़ा बहुत आपके ड्रिप इरीगेशन या फिर आपके अलग मेथड से सब्जी वगैरह उगा लेते हैं और जंगली जानवरों का शिकार करके ज़्यादातर जगहों में, या फिर थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह उगाकर और आपके अनाज, मोटे अनाज विशेषकर जैसे बाजरा टाइप, उनको उगाकर यहाँ पर लोग सर्वाइव करते हैं। कई बार क्या होता है आपकी इनमें जब पानी कम होने लगेगा, चूँकि रेगिस्तानी क्षेत्र तो नमक ज़्यादा होगा, तो इनमें क्या हो जाएगा, आपको कुछ झीलें सूखने वाली बन जाएंगी, तब उनको बोला जाएगा पिलाया। क्या बोलेंगे? पिलाया। तो ओएसिस और दो शब्द आते, पिलाया या बॉल्सम। तो ओएसिस परमानेंट झील है जिसमें पानी है, जिसके किनारे आपके लोग रहते हैं, पेड़ भी हैं जिसके आसपास जहाँ तक नमी मौजूद रहेगी। जबकि बाकी इलाके जहाँ तक जिसमें आपकी नमी की मात्रा कम हो गई है, रेत ज़्यादा दिखने लगा है, उसको बोला जाता है पिलाया। ठीक है। अब जो राजस्थानी क्षेत्र है हमारा, ये पड़ता है पूरा पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब पाकिस्तान से हमारा 1947 के बाद से ही संबंध खराब है और उधर से घुसपैठ लगातार चलती रहती है। तो राजस्थानी क्षेत्र से पाकिस्तानी लोगों ने इस एरिया में तस्करी करना शुरू किया। अब तस्करी क्या होती है? किसी भी चीज़ को इलीगली ट्रेड करना। ठीक, वैसे तस्करी जो वर्ड बना वो टस्क से बना है। टस्क क्या होता है? ये हाथी का बोदान जो दिखता है, तो पहले लोग क्या करते थे, हाथी दांत को मारकर उसे इलीगल तरीके से बेचे करते थे, गैर कानूनी तौर पर। तो उसको बोला गया था तस्करी, यानी टस्क को बेचना। समय के साथ ये जो वर्ड बना हिंदी में आके तस्करी क्या हो गया, सारी चीज़ों पर अप्लाई होने लगा। यानी अब कोई भी चीज़ जो इलीगली जिसकी ट्रेडिंग की जाती है, चाहे वो अफीम हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, कुछ भी हो, या कुछ और आपकी चीज़ें हों जैसे आपके जानवरों की खाल वगैरह, तो ये एरिया आपका इंटर बॉर्डर तस्करी के लिए फेमस हो गया। अब इसमें कुछ भारतीय लोग भी इनकी सहायता करते थे, क्योंकि देश प्रेम बाद में होता है, भूख पहले होती है अधिकांश केसेस में। कुछ ही बिरले लोग होते हैं जो क्या करते हैं, भूख से पहले देश को रखते हैं। तो करते क्या थे, फिर यहाँ पर एक विचार सोचा गया, क्योंकि इधर साइड में हमारा इधर की जो इंडस नदियाँ हैं उसमें सांप की यहाँ पर आती है, जो सांप की सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए एग्रीमेंट हुआ था 1962 में कि भारत केवल 20% पानी इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर सतलज नदी है, सतलज नदी ये जाती है, तो यहाँ से क्या कि ये सोचा कि बोले इस नदी को अगर यहाँ तक लेकर आ गए नहर बनाकर, तो राजस्थान भी हरा भरा हो जाएगा, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर सैनिक रहते थे उनके लिए आपके जो सीमा पर प्रहरी हैं हमारे देश की मिलिट्री के जवान, BSF वाले, तो उनके लिए पानी की किल्लत भी खत्म हो जाएगी। तो ये सोचकर यहाँ पर एक नहर का एक्सटेंशन किया गया। नहर पहले से छोटी मोटी मौजूद थी, बाद में उसको और बढ़ाया गया और इस नहर का नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक, इस इंदिरा गांधी कैनाल के आने से क्या हुआ, राजस्थान के मरुस्थलीय एरिया में हरा भरे में आपकी काफ़ी बदलाव आया। इस रीजन ने यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला पड़ता है शुरुआत में, हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर तक बहुत बड़े एरिया को फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि आपकी जो मिट्टी होती है रेत, उसको लगातार जब पानी मिलता रहेगा, नमी बनी रहेगी, तो उससे क्या होगा, नमी बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, उससे उस मिट्टी वो उपजाऊ होने लगती है, उसके अंदर खुद आपकी क्ले फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी क्ले पार्टिकल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, किसी मिट्टी में 3 प्रकार के आपके कण होते हैं, एक होता है क्ले, दूसरा होता है सिल्ट और एक होता है सैंड। सैंड मतलब रेत, ठीक, सिल्ट मतलब, सिल्ट और क्ले गाद से मिलते जुलते शब्द है। ये सबसे छोटा कण क्ले होता है, उससे छोटा आपका, उससे बड़ा सिल्ट होता है, उससे बड़ा सैंड होता है। तो जिस मिट्टी में ये होगा उस मिट्टी में क्या होगा, आपको उपजाऊ ज़्यादा होगी, और जिसमें ये होगा उसको उपजाऊ कम होगा। और जैसे जैसे इसको पानी मिलता रहेगा आपकी तीनों बन जाएंगी और मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो इसलिए आपकी ये नहर खुदने से राजस्थान के क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी बदलाव आए और इसको बोला गया फिर मरुस्थल की जान। यानी कि इसने आपकी क्या कर दिया, उस एरिया में जान डाल दी, आपका हरा भरा बना दिया उस क्षेत्र को, पूरे को। कौन सा रीजन को, पूरे सराउंडिंग एरिया को। ये वाला, ठीक। तो देखिए ये है पंजाब वाला क्षेत्र, यहाँ से जहाँ P लिख रहा है उसी वाले एरिया से यहाँ से कंस्ट्रक्शन हुआ और यहाँ तक जो मेरा ट्रिगर रखा है यहाँ पर जो जिला पड़ता है वो हनुमानगढ़ है।
और फिर नीचे को आते आते यहाँ तक जहाँ मेरे ट्रिगर है, ये है आपका बाड़मेर। तो नहर का कंस्ट्रक्शन पूरे इस एरिया में हो गया। अब नहर के आने से इस राजस्थान के क्षेत्र में कई सारे आपके पास फायदे हुए। एक तो बीएसएफ और आपके जितना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। तो वॉर के समय, लड़ाई के समय भी क्या हो गया, हमारे पास एडवांटेज है। उस समय नेगेटिव पॉइंट था कि अगर पानी की सप्लाई काट देंगे सैनिक प्यासे रह जाएंगे, तो ऐसे बिना लड़ाई धराशायी हो जाएंगे हम। तो वो आपका जो नेगेटिव पॉइंट है वो खत्म हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर हरियाली आई। हरियाली आने से क्या हुआ, जानवर बढ़ेंगे, ठीक, फसलें भी उगा सकते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, ठीक। तो ये आपका फायदे का सौदा निकला, ठीक है। तो ये था आपके किसके बारे में, राजस्थान के डिजर्ट के बारे में। अब इस डिजर्ट इलाके में पोखरण वाला क्षेत्र मैंने पहले बताया आपको। तीसरा वाला जो आपका डिजर्ट इलाका आता है वो मैंने बताया था व्हाइट सॉल्ट पेन। ये व्हाइट सॉल्ट पेन क्या है आपका, इससे बोलते हैं आपका कच्छ वाले रीजन को। अब कच्छ कहाँ पर है ये, ठीक, गुजरात में, जो 3 तरफ से किससे कवर्ड है, 2 तरफ से पाकिस्तान से कवर्ड है ये वाला, और नीचे है इसमें कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र है। अभी दलदली क्षेत्र की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो भी नदियाँ आती हैं वो डायरेक्टली इसमें नहीं पहुँचती। अब जैसे राजस्थानी क्षेत्र में एक ही नदी है बस प्रमुख, रेगिस्तानी क्षेत्र में एक ही नदी है, वो भी सीजनल है। सीजनल मतलब पूरे साल नहीं फ्लो करती, किसी खास समय ही फ्लो करती है। जब बरसात हो तो उसमें 4-6 बूंद आ जाती हैं, इधर उधर से पानी आ जाता है, फिर फ्लो करती है, और इस मौसम में आके वो पूरी तरह गायब हो जाती है। उस नदी का नाम है लूनी। और लूनी नदी क्या होता है, उद्गम इसका होता है, आपने झील सुनी होगी सांभर, तो सांभर झील के पास से यहाँ पर उद्गम होता है, ठीक। तो इस उद्गम के बाद ही आपकी जो नदी है पानी अपना लेकर आएगी, तो ज़्यादातर पानी सोख लेता है आपका रेत, और फाइनली समंदर में पहुँचने से पहले से पानी हो जाता है ख़त्म। और कहाँ जाके गिर जाती है फिर ये, कच्छ में। तो ये वो नदी जिसका ना कोई निश्चित मुहाना है और ना ही कोई निश्चित इसका ओरिजिन है, उद्गम है। तो किसी नदी में 2 चीज़ें होती है, उद्गम होता है, जैसे गंगोत्री, आप गंगा नदी का गंगोत्री उद्गम है, मुहाना उसका बंगाल की खाड़ी में है, तो इसका ना तो कोई निश्चित मुहाना है ना ही निश्चित कोई उद्गम है, ठीक है। और राजस्थान हमारे यहाँ पर नमक के उत्पादन में, जो लैंडलॉक्ड स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है। कौन कौन सी झीलों से, यहाँ पर खारे पानी की झीलें ज़्यादा हैं। और खारे पानी की झीलें कौन कौन सी, सांभर झील सबसे ज़्यादा, डीडवाना, डेवर, जयसमंद, राजसमंद, ये कई सारी झीलें हैं इस रीजन में, ठीक। और सब झीलों से इनसे क्या होता है, आपके नमक का उत्पादन होता है, लेकिन आपकी सांभर झील से सबसे ज़्यादा। एक और ख़ास बात, अरल सागर सभी ने सुना है, मैंने बताया था, कहाँ पर पड़ता है, सेंट्रल एशिया में, याद है कि नहीं है। सिर दरिया और एमू दरिया, 2 दरिया जाकर उसमें गिरते थे, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। लेकिन क्या अरल सागर आज की डेट में मौजूद है, नहीं है। वहाँ से भी नमक बहुत बनाया जाता था। वहाँ पर भी आपके क्या होता है, बरसात कम होने लगी, पानी नदियों को रोक लिया गया आपके ह्यूमन यूज़ के लिए, धीरे धीरे वो क्या होगा, पूरा आज की डेट में अरल सागर जैसी कोई जगह नहीं मिलती है। आज की डेट में वहाँ क्या है, वहाँ पर अरल मरुस्थल है पूरा, यानी उस सब पानी की बूंद भी नहीं है। छोटे मोटे अगर कि तालाब बचा है तो वो आपके किसी लोकलाइज प्लेस पर, तो वो अलग बात है। यही आपकी गति होनी है सांभर झील की। इसका एरिया पहले की तुलना में लगातार सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से आपका बरसात और ज़्यादा कम हो रही है। पिछले टाइम से बरसात कम हो रही, वेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है यहाँ की झीलों में, ठीक है। और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कच्छ वाले क्षेत्र पर, क्योंकि कच्छ वाले क्षेत्र को पानी रिसीव होता था राजस्थान की लूनी और आसपास की नदियों से। अब वो पानी आपका पहुँच नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपका शुष्कता ज़्यादा बढ़ती है। कच्छ वैसे फेमस है आपके कीचड़ के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कीचड़ कम, शुष्क ज़्यादा होता जा रहा है। तो ऐसे में जो नमक होता है वो आपको ऊपर की तरफ दिखने लगता है। तो यहाँ पर कैसा दिखेगा फिर, ये व्हाइट कलर का दिखने लगता है, NaCl के कारण, नमक के कारण, ठीक। तो भारत में ये 2 आपके रीजन हैं डिजर्ट वाले, ये दोनों पास पड़ोस में दिखते हैं। तीसरा डिजर्ट इंडिया में कहाँ पर है, कहाँ पर है तीसरा डिजर्ट, ये है लद्दाख वाला, ठीक। ये ठंडा डिजर्ट है, और भारत में हम इसे शीत मरुस्थल कहते हैं, यानी कि आपको कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। कोल्ड डिजर्ट की खास बात क्या होती है कि इन एरिया में बरसात यहाँ पर भी नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगा। वेजिटेशन मतलब यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं होगी, और वनस्पति नहीं होगी तो जानवर होंगे यहाँ पर,
होंगे, लेकिन कौन से वाले, जो बर्फ़ में रहने की जिन्हें आदत हो। और बर्फ़ में रहने की आदत किसे हो सकती है? स्नो लेपर्ड को हो सकती है, ठीक, यानी हिम तेंदुआ को। जो वाइट कलर के होते हैं उन जानवरों को हो सकती है। हमारे यहाँ की तरह आपके नॉर्मल जानवर वहाँ पर नहीं पाए जा सकते, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका वो इलाका है जहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत कम, साल भर आपका नेगेटिव या नेगेटिव के करीब रहता है, 4-5 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्मली, और उससे नीचे नेगेटिव में। अभी आप लद्दाख लगातार न्यूज़ में रहता, आप लोग पढ़ते रहे होंगे अखबारों में भी, ठीक। सैनिकों में बाहर रहने के लिए क्या किया गया था? स्पेशल टेंट बनाया था, किसने, याद है? सोनम वांगचुक, जानते हैं कौन है ये? कौन है? 3 इडियट मूवी देखी है? हाँ, तो रणछोड़ चाट दाजस। तो जो आमिर खान का रोल था वो इन्हीं से प्रेरित था। तो सोनम वांगचुक ने वहाँ पर सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक स्पेशल टेंट बनाया। उस टेंट के अंदर और टेंट के बाहर टेम्परेचर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। अदरवाइज बाहर के पोर्शन में क्या होता है कि वहाँ इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है उस एरिया में कि वहाँ पर अगर कोई पोर्शन आपका बॉडी का बाहर रह गया तो उतना काटना पड़ जाता है, उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो वहाँ पर जो ज़्यादातर जो सैनिक लंबा जीवन बिताते हैं उनकी उंगलियाँ क्या हो जाती है, शरीर में आपकी दस नहीं रहती, सामान्य तौर पर कम हो जाती है, क्योंकि जो पोर्शन जो उंगली बाहर रहेगी वो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर पूरी बॉडी की नसें सारी ब्लॉक हो जाती हैं, फाइनली वो इससे स्किन और आपकी सेल्स वो डेड हो जाती हैं, और फिर फाइनली परिणाम उसको काटना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब ज़्यादातर हम लोग इस बार तो और ज़्यादा ऊँचे क्षेत्रों में रहना पड़ा उस एरिया में, तो वहाँ पर सैनिकों के लिए एक स्पेशल कैंप बनाया कि जहाँ अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, आप आराम से अपनी ड्यूटी करके आइए, अंदर आराम से लेटिए, कोई इतनी बड़ी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर सराउंडिंग से काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में रहा ये। तो लद्दाख वाला क्षेत्र, इसमें से बहुत सारा पोर्शन इंडिया के पास नहीं, जिसके ऊपर कल भी डिस्कशन हुआ था, कल हुआ था परसों, हाँ जब भी हुआ था, लेकिन हो चुका है इतना मुझे मालूम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोस्टल एरियाज़ में। अब कोस्टल एरिया क्या होते हैं, देखिए ये है इंडिया, ठीक, दिख रहा है कि नहीं। अब इंडिया के इस पार्ट में जैसे हमारे यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, ऐसे ही समुद्रों के किनारे वाले भाग में भी मैदानी क्षेत्र है। ठीक, अब इस एरिया में आपको स्टेट तो सभी पता ही होंगे। यहाँ पर ये वाला आपका गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, इधर गोवा है, ये कर्नाटक है, ये वाला केरला, इधर तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, एंड देन उड़ीसा, एंड देन वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे कोस्टल स्टेट हैं। इन कोस्टल स्टेट में सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री किसकी है? गुजरात की है, कोस्टल एरिया में अगर देखें तो। अब इन क्षेत्रों में हुआ क्या है, इनके किनारे, तो देखिए मैंने कल ही बताया था, यहाँ पर एक पूरी माउंटेन रेंज पाई जाती है। कौन सी माउंटेन रेंज है वो? कौन सी है? वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्री, ठीक भाई, खंडाला कलसूबाई वाली। ऐसे ही यहाँ पर ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, लेकिन ईस्टर्न घाट में क्या हो गया, इसमें ज़्यादातर के टुकड़े हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से गई कौन सी महानदी, उसने बीच के बहुत सारे पहाड़ को क्या कर दिया, उसको अपर्दन करके मिट्टी डाल दी, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इधर साइड थी आपकी कृष्णा और आपकी गोदावरी, उसका ये अपर्दन हो गया, उन्होंने मिट्टी का आपके पहाड़ों को काटा, मिट्टी सारी ले जाके यहाँ डाल दी। ऐसे यहाँ पर किसने किया? कावेरी ने। तो यहाँ पर जो नदियाँ इस डायरेक्शन से निकल कर आती वो फ्लो इधर करती हैं। जब वो इधर फ्लो करती हैं तो चूंकि अब तो बरसात कम हो रही है, लेकिन आपके एंशिएंट समय से सोचिए हज़ारों लाखों सालों से ये प्रक्रिया चल रही है। तो हर बार अगर एक ही दिन में अगर आपकी एक नदी 1-2 किलो मिट्टी भी ले जाके डालेगी तो लाखों सालों में बहुत सारा आपकी मिट्टी लेके जाएगी। और मिट्टी डालेगी कहाँ? वो समंदर के किनारे। अब वो समंदर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो कम होता चला जाएगा, और यहाँ पर जो पथरीला क्षेत्र होगा उसके ऊपर ही मिट्टी की डिपोजिशन हो जाएगा, जैसे हमारे हुआ। तो हमारे यहाँ पर जो मिट्टी का जो डिपोजिशन होगा उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों होंगी। तो ये क्या लगेंगे, ये वाले क्षेत्र फिर दिखाई देंगे किसकी तरह? मैदानी क्षेत्रों की तरह, ठीक। इधर के लिए पहाड़ी क्षेत्र होगा, पठारी क्षेत्र होगा, इधर के लिए समंदर होगा, लेकिन बीच में कैसे होंगे? लेकिन बीच में यहाँ पर होगा आपका मैदान की तरह, जैसे हमारे यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। अब ये मैदानी क्षेत्र बना किससे? ये बना है आपके सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन मतलब अवसादीकरण। अब देखिए क्या होता है, 4 प्रक्रियाएं होती हैं। हम सबसे पहली प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं अपक्षय। अब अपक्षय क्या होता है? ये बिल्डिंग ऐसी छोड़ दी जाए,
समय के साथ इसमें क्या होगा, ऐसी बनी रही कि टूट फूट शुरू होगी, टूट फूट शुरू होगी। हमारा हॉस्टल लेके छोड़ा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है आप पता ही लग रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, उसमें घास उगेगी, उससे आपकी बाउंड्री कितनी शुरू होगी, फिर एक ईंट इधर गिरेगी, एक ईंट उधर गिरेगी, और धीरे धीरे पूरा हॉस्टल क्या हो जाएगा, धराशायी। हर पुरानी बिल्डिंग का यही होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जितने भी आपके नेचुरल फीचर्स होते हैं सब में आपके क्या होता है, मौसमी कारकों की वजह से उनमें टूट फूट शुरू होती है। इस टूट फूट की प्रक्रिया को बोलते हैं अपक्षय, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं विदरिंग। ठीक, अब जो सामान टूट फूट गया वो क्या वहीं रखा रहेगा, हवा चलेगी तो बह के भी तो जा सकता है, अगर आपका पानी आए वो बहा के ले जा सकता है। ठीक, आप भी अपनी तरफ से योगदान देंगे। एक बार हॉस्टल घूम कर आए, बहुत सारी मिट्टी वहाँ से पैरों में लपेट के लिए दूसरी जगह जमा कर दी आपने, तो आप भी अपनी तरफ से योगदान देंगे। तो जब कोई चीज़ आपकी टूटी हुई चीज़, यानी कि जिसका अपक्षय हो चुका है, अपक्षय मतलब टूटना, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए तो क्या बोलेंगे उसे, अपरदन यानी इरोजन। और अगर ये ग्रेविटी की वजह से हो, जैसे कोई ग्लेशियर है बड़ा और ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर ज़मीन पर गिर जाए, तब उसे क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बृहत संचलन। क्या करते हैं, बृहत संचलन, यानी कि मास मूवमेंट। ठीक, अब दोनों में अंतर क्या है, ये आपके किसी एजेंट से होता है, जिसमें आपकी एजेंट कौन हो सकता है, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, समुद्री जल हो सकता है। ठीक, उसकी वजह से, ये किसकी वजह से हुई, ग्रेविटी की वजह से। इन तीनों प्रक्रियाओं को मिलाकर बोला जाता है डीन्यूडेशन, यानी कि अनाच्छादन। ठीक, क्या बोलते हैं, अनाच्छादन। और अब क्या होगा, आप सोच कर देखिए, यहाँ से तो टूट फूट है, यहाँ से मिट्टी का आपका जो मटेरियल है जो भी बह के जाएगा, अब कहीं तो जाके जमा होगा या बहता ही रहेगा, हमेशा कहीं जमा होगा। जब आपके जमा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम लोग अवसाद, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अवसादीकरण, यानी कि सेडिमेंटेशन। ठीक, अब ये प्रक्रिया जब तीनों आपकी चारों प्रक्रिया एक साथ होंगी तो पृथ्वी के धरातल पर बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। यही चेंज आए कहाँ पर, इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में। इस साइड में आपका वेस्टर्न घाट, इस साइड में ईस्टर्न घाट, लगातार नदियाँ चली, बरसात हुई, हवा चली, उनसे क्या हुआ, आपका जो मिट्टी थी, जो आपके सैंड थे, पार्टिकल थे, वो सारे के सारे कोस्टल एरिया में जमा होने लगे। इसके अलावा समुद्र में जब लहरें आती हैं तो वो भी अपनी तरफ से कुछ मिट्टी समंदर से उठाकर किनारे पर छोड़ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बन गए बहुत सारे मैदान, और यही मैदान जब आपके खेलने कूदने लायक और अच्छी तरह एम्यूजमेंट के लिए यानी इंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया बन जाएँ तो इन्हें कह देते हैं बीच। जैसे गोवा वाला बीच, याद है ना, हाँ, मतलब याद नहीं, देखा है कि नहीं, याद से काम नहीं चलना है सिर्फ। ठीक है, तो जितने आपके बीचेस होते हैं वो क्या है आपके, वो भी आपके कोस्टल एरिया यानी कि तटीय मैदानों के पार्ट होते हैं। कौन से मैदानों के, तटीय मैदान। ठीक, अब कोस्टल प्लेन्स में एक और बात होती है, कोस्टल प्लेन्स में कई बार ये बनते हैं डेल्टा की वजह से। अब डेल्टा क्या होता है, ये सुना है कि नहीं डेल्टा। ठीक, जैसे मान लेते कोई नदी यहाँ से निकल के आई, यहाँ पर था पहाड़ी क्षेत्र, ठीक, पहाड़ी क्षेत्र में से कोई नदी यहाँ से निकल कर आई तो कटान करके लाएगी कि नहीं, मिट्टी कंकड़ पत्थर उसके अंदर होंगे। धीरे धीरे क्या होगी, जब ये आपकी यहाँ पर है समुद्र, ये आपका ओशियन है कोई, यानी समुद्र है, जब तक यहाँ तक आएगी क्या हो जाएगा, इसका बहाव कैसा होगा, स्लो होने लगेगा धीरे धीरे। और जो मिट्टी ये लेकर आएगी वो क्या करेगी, समुद्र में डालने से पहले ही वो आपके इस एरिया में, कोस्टल एरिया में जमा करती रहेगी। जब ये जमा करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे मैदानी क्षेत्र का निर्माण होगा। ठीक, और ये कई सारी धाराओं बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी क्या करेगा, इतनी ताकत नहीं बची पानी में, इतनी स्पीड नहीं कि जो मिट्टी है उसको काट के निकल जाए, तो कई सारी धाराओं बढ़ जाता है ब्रांचेज में। तो जब किसी नदी को आप देखेंगे तो जिसका जो मुहाना होता है, मुहाना मतलब जहाँ वो समुद्र में गिरने वाली है, मुहाने के आसपास एक नदी की कई सारी धाराएं हो जाती हैं, बहुत सारी धाराएं। जैसे गंगा नदी बंगाल में घुसती है, 2 ब्रांच तो बनी जाती हैं उसकी, एक ब्रांच चली जाती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और एक ब्रांच रह जाती है इंडिया में हुगली के नाम से, और हुगली की फिर कई सारी ब्रांच हैं, और पद्मा की तो ब्रांच इतनी अनगिनत है कि आप सोच भी नहीं सकते उसकी। ठीक, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, देखिए ये देखिए, दिख रहा है ये, यहाँ पर देखिए इस वाले रीजन में कितनी सारी ब्रांचेज हैं आपकी। ये गंगा नदी की बहुत सारी आपकी शाखाएं हैं जिनको बोलते हैं वितरिका। ठीक,
तो ऐसे रीजन क्या करते हैं आपके, ये रीजन्स बनते रहते हैं आपके किसमें, कोस्टल एरियाज में। अब कोस्टल एरिया में जो ये रीजन बनते हैं, यहाँ पर जहाँ पर रेत और मिट्टी और सिल्ट ये सब ज़्यादा हो, थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर भी होंगे लेकिन रिलेटिवली फ्लैट एरिया हो, यानी जैसा हम लोग रहते हैं ऐसा एरिया हो, तब उसे बोलेंगे हम लोग तटीय मैदान। हमारे मैदानों से तुलना में ये थोड़े कैसे होते हैं, कम ब्रॉड होते हैं, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वो आपका बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है। ये एक तरफ समुद्र से घिरे होते हैं और दूसरी तरफ किसी माउंटेन रेंज से। तो भारत में 2 कोस्टल में आपके मैदान हैं, एक है कौन सा वाला, वेस्टर्न यानी पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और दूसरा कौन सा है, ये वाला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी तटीय मैदान, ठीक, पूर्वी तटीय मैदान। इसमें किसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पश्चिमी या पूर्वी की, लंबाई पश्चिमी की ज़्यादा है, सतत है ये रेगुलर, जैसे आपके माउंटेन रेंज थे। ध्यान रखना घाट की बात नहीं हो रही है, जब घाट की बात होगी तो क्या होता है, घाट क्या थे, वेस्टर्न घाट क्या है, पहाड़ है, मैदान है, पर्वत है, समुद्री किनारा है। यहाँ पर घाट मतलब 80 घाट और बड़े आपका बनारस वाला घाट नहीं, यहाँ घाट का मतलब पहाड़ी क्षेत्र। ये घाट क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची। हम जब यहाँ पर बात करेंगे तो हम इसे बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट नहीं कहेंगे। पश्चिमी घाट आपने बोला नहीं कि इसका मतलब पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और जहाँ हम इसे बोलेंगे पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट ये गुजरात से लेकर केरल तक है, कन्याकुमारी तक। यहाँ पर हमारा सबसे निचला पॉइंट है, उसे कन्याकुमारी कहते हैं। यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक आपके बंगाल के क्षेत्र तक, ये वाला मैदान कहलाता है आपका पूर्वी तट। पूर्वी तट ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा चौड़े हैं। कारण क्या है कि यहाँ से देखिए नदी निकल कर आई, कौन सी, ये आई महानदी। महानदी ने सारा जितना सिल्ट था वो इस एरिया में डाला यहाँ पर, इसीलिए जो मैदान बने वो कैसे हो गए, वो ज़्यादा ब्रॉड है। यानी यहाँ पर महानदी डेल्टा की वजह से ये मैदान कैसे हैं, ज़्यादा चौड़े हैं, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी नदी आती है, कौन कौन सी, इस साइड से आती है नासिक से निकलकर गोदावरी, और नीचे से यहाँ से निकल कर आती है कृष्णा। जब वो यहाँ पर गिरती है तो वो भी अपने सेडिमेंट जमा करती है, इसकी वजह से उन्होंने भी क्या बना रखे हैं, चौड़े मैदान बना रखे हैं, यानी कि डेल्टा बना रखा है। यहाँ पर नदी आती है तीसरी, कौन सी, कावेरी। और कावेरी भी क्या करती है, गिरने से पहले यहाँ पर भी डेल्टा बनाती है। तो जितनी नदियाँ आपके यहाँ के यानी कि पश्चिमी घाट यानी कि जहाँ पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब बड़ा मैदान, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से बना, ठीक। अब ये जो मैदान बनेगा ये क्या हो गया, इस वाले मैदान को यहाँ पर ज़्यादा विस्तृत एरिया दे दिया इसने। ये वाला मैदान कम चौड़ा, ये वाला मैदान ज़्यादा चौड़ा। बात क्लियर, ठीक। तो ये था कुल मिलाकर कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब यहाँ पर भी देखिए कोस्टल प्लेन्स में क्या है, जैसे हमारा मैदान कौन सी मिट्टी से बना है, एलुवियल सॉइल से, जलोढ़ मिट्टी से। ऐसे ही ये इलाके भी किससे बने, जलोढ़ मिट्टी से, यानी एलुवियल सॉइल से, ठीक है। कौन कौन से राज्यों में है, पश्चिमी तटीय मैदान है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तटीय मैदान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर कुछ आपके वो स्टेट भी हैं जिनको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर आपके कौन सा, पौंडचेरी। इस साइड में पड़ता है कौन सा, यहाँ पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ठीक है। तो ये कुछ एरिया थे भारत में। अब अगला वाला हम लोग पढ़ते हैं, वो है आपका भारत का द्वीप समूह, ठीक, भारतीय द्वीप समूह। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्वीप समूह वाला। तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं, भारत में कितने द्वीप समूह हैं, केवल 2 आपके ग्रुप हैं, ठीक। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, ये हटा, ये अभी दिखा के तुरंत इधर कर देना, ठीक है। ये वाला तो देखिए आप लोग एटलस लाए होंगे, एटलस में ये वाला दिख रहा है, इसको निकाल लेना, ठीक। अभी 5 मिनट में फिर इधर कर देना। ठीक है।
देखिए इंडिया आपको दिख ही रहा है, और इसके पश्चिम में दिख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा अरेबियन सी, दिख रहा है कि नहीं, और इसके पूर्व में देखेंगे क्या दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल। इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा है, ये कौन सा, ये है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, इंडिया के जो दोनों तरफ लोकेटेड हैं, यानी आपके एक इंडिया के पूर्व में और एक पश्चिम में। तो यहाँ पर है हमारा स्टेट केरला, केरला से पश्चिम की ओर यहाँ पर पूरा एक ग्रुप मौजूद है आइलैंड्स का, जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। दूसरा आइलैंड कहाँ पर है आपका, ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो पड़ता है आपका इस डायरेक्शन में, और ये कहाँ पर है, ये भारतीय तट से काफ़ी दूर, इसमें कई सारे द्वीप हैं, इसे बोलते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान बा निकोबार द्वीप समूह, ठीक। ऐसे ही आपका लक्षद्वीप भी क्या है, ये द्वीप समूह है। लेकिन भारत में सिर्फ यही द्वीप नहीं है, और भी बहुत सारे द्वीप हैं। तो भारत में 2 द्वीप हैं, और इसके अलावा और कई सारे आपके द्वीप भी हैं। अब वो और कौन कौन से द्वीप हैं उनके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, इन द्वीप समूहों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप भारत में ये पड़ता है अरब सागर में, आप सब लोगों को दिख ही रहा हो, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, हाँ। ये वाला जो एरिया है वो आपका लक्षद्वीप, इसको भारत में शामिल करने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी जो आबादी है वो 20,000 के करीब कुछ रहती है, और यहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादातर आपके मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। तो जब भारत का डिवीज़न हुआ तो वहाँ के जो लोग थे उनका मानना था पाकिस्तान के कि लक्षद्वीप पर हमारा ही कब्जा रहना चाहिए था आपका फैक्चुअली, क्यों, क्योंकि ये मुस्लिम क्षेत्र को मानने वाले हैं। लेकिन भारत में उस समय एक बहुत ही दूरदृष्टा पर्सन थे, जिन गृह मंत्रालय जिनको जिम्मेदारी मिली थी, वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने केरल के कोस्ट से तुरंत अपनी नेवी को आपको ऑर्डर दिया कि लक्षद्वीप पर जाके झंडा फहराया जाए। तो जब वो बढ़ते जा रहे थे तो दर से देखा कि उन्होंने झंडा फहराया, जैसे ही जाकर लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारत्ती पर, तो सामने दूर से इधर से आता हुआ पाकिस्तानी जहाज़ दिख रहा था। तो कुछ मिनटों की देरी भारत में पाकिस्तान को और ज़्यादा करीब ला सकती थी अरब सागर में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तिरंगा फहर गया, उसके बाद वो तुरंत उन्हीं कदमों से वापस अपना जहाज़ मोड़कर निकल लिए। अभी लक्षद्वीप है ये क्या, आपका इसमें करीब 36 आइलैंड्स हैं, 36। इन 36 द्वीपों का टोटल जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। आइलैंड की संख्या कितनी है, 36। लेकिन 36 पर ह्यूमन नहीं रहते, मनुष्यों के रहने लायक नहीं है ये। इसमें से 11-12 द्वीपों पर, पहले 11 था, अब एक को और मतलब मिलिट्री को यूज को दिया है, तो कुल मिलाकर इतने द्वीपों पर तो रहते ह्यूमन सेटलमेंट है, और बाकी के द्वीप छोड़ दिए गए ऐसे कि ऐसे नेचुरल। इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड आइलैंड्स भी हैं जहाँ पर आम लोगों को जाना अलाउड नहीं है। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि देखिए, इससे पहले मैंने आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में बताया था कोरल रीफ, आपका ग्रेट बैरियर रीफ, याद है कि नहीं। तो ग्रेट बैरियर रीफ किससे बनी थी, कोरल से। कोरल क्या होता है, इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवाल। अभी प्रवाल क्या होता है, ये 2 अलग अलग जीवों का गठबंधन सरकार है, और ये गठबंधन परमानेंट है, ये अभी गठबंधन टूटता नहीं है। वो कौन कौन से 2 जीव हैं, एक तो होता है पॉलिप, कौन सा, पॉलिप। ये पॉलिप होता है जानवर, यानी कि इसको बायोलॉजी के कैटेगरी में इसे एनिमल कहेंगे हम लोग। अभी एक ही जगह चिपका रहता है, इसी खास बात ये, इसकी तरह ऐसे जानवर बाकी चल फिर सकते हैं, उसकी तरह चल फिर नहीं सकता। पॉलिप के अलावा दूसरा यहाँ पर कौन होता है, एल्गी यानी शैवाल यानी कि काई। अब इन दोनों में इतना तगड़ा याराना है कि एक ख़त्म तो दूसरा ख़त्म। अभी करते क्या हैं, पॉलिप होता है, जैसे मान लीजिए ये है, इसके ऊपर एल्गी पनपता है, यानी ऊपर का जो पार्ट होगा वो कौन होगा, एल्गी होगा, और जो ठोस पार्ट होगा वो कौन होगा, वो पॉलिप होगा।
ठीक। तो ये वाला पार्ट है आपका जो काला काला है, ये आपका पॉलिप है, और जो ऊपर इसके चिपका रहेगा वो कौन है? एल्गी है। अब दोनों के लिए इसमें फ़ायदा होता है। दोनों को फ़ायदा कैसे? अब ये तो चल फिर नहीं सकता पॉलिप, तो भोजन कहाँ से आएगा इसे? और समुद्र में क्या होता है, ये सब सारे जानवर एक दूसरे को ही खाते हैं, कि वहाँ प्लांट्स की और उसकी एक लिमिट है। तो ज़्यादातर जानवर कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब ये तो एक ही जगह चिपका हुआ, अब कोई ऐसा तो आएगा नहीं, ठीक है भाई तो भूखा है तो हमें ही खा ले ऐसा तो होने से रहा। तो क्या करा जाएगा फिर? तो बदले में इसके ऊपर अपने ऊपर ही क्या करता है, एक सरकार इसने बना ली दूसरे के साथ मिलके, इसने अपने ऊपर शैवाल उगा लिया। शैवाल मतलब प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये बनाएगा भोजन। और भोजन बना के आपको थोड़ा बहुत पार्टनर को दे देगा अपने। अब पार्टनर को क्यों दे? कि भाई उसने अपने रहने के लिए जगह दी है, इससे रहने के लिए जगह मिल गई, इससे बना हुआ खाना मिल गया, दोनों में क्या हो गया? परमानेंट रिलेशनशिप। इनमें से अगर एक भी मरा तो क्या हो जाएगा? पूरा दोनों के पार्टनर खत्म। ये परमानेंट रिलेशनशिप होती है। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, यानी कि सिम्बायोसिस, यानी कि सहजीवता। ऐसा ही सेम देखने को मिलता है लाइकेन के अंदर। अभी कोरल्स क्या होते हैं, ये आपके बहुत तेजी से मरने वाले जानवर हैं। ये इतनी तेजी से मरते हैं, कभी कभार तो लगता है कि इनका जन्म ही आपके मरने के लिए हुआ है। और दूसरी खास बात कि जगह जगह जाकर नहीं मरेंगे, जहां इनके पूर्वज अवतार आपके जहां पर जाके इनके पूर्वज की डेड बॉडी जहां पर निपटान हुआ, वहीं पर उसी की जगह जाके ये मरेंगे। अभी बना किसका होता है कोरल? इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ी होती है, इसके पॉलिप के ऊपर। अभी कैल्शियम कार्बोनेट एक जगह लगातार डिपॉजिटेड होता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एरिया क्या होगा? समुद्र से ऊपर दिखने लगता है। लेकिन ये धीरे प्रोसेस नहीं है, मतलब आपकी तेज प्रोसेस नहीं है, ये बहुत धीमे धीमे होती है, और इस सैकड़ों लाखों सालों में ऐसा होता है। अभी पनपते कहाँ हैं? ये उन क्षेत्रों में पनपते हैं जो आपके कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर हों और सेलो वाटर हो। सेलो वाटर मतलब उथला सागर, यानी जहाँ पर समुद्र की गहराई ज़्यादा ना हो, और पानी का जो टेम्परेचर कितना हो? 22 से 26-27 डिग्री के बीच, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। और ऐसा पानी कहाँ मिलेगा? इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्रों में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। और भूमध्य रेखा कहाँ जाती है? भारत के नीचे से, इंडिया के नीचे से जाती है कर्क रेखा, आपकी भूमध्य रेखा। तो इसलिए क्या होगा आपका, इस एरिया में इनके लिए फेवरेट कंडीशन मिल गई। अब जो कोरल्स होते हैं वो 3 तरीके से मरते हैं। अब 3 तरीके से कैसे? पहले तो क्या करते हैं, आपके एक ही जगह ऐसा रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक जानवर यहाँ मेरा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, एक लगातार रिंग की फॉर्म में, और उसी के ऊपर मरते चले जाएंगे, पूरी दीवारनुमा संरचना बन जाएगी। तो समंदर के अंदर क्या हो जाएगा? इसका पानी थोड़ा बहुत खुला रहेगा, समंदर के अंदर झील बन जाती है। यानी सोच कर देखिए क्या हो गया आपका, इस दीवार हो, यहाँ पर समंदर हो, आपके चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दें और एक गेट छोड़ दें आने जाने के लिए, तो क्या बन गई? समंदर के अंदर झील बन गई, ठीक, लेगून टाइप की बन गई। तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं एटोल। क्या बोलते हैं? एटोल। यानी जब आपके कोरल्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएं तो उसे क्या बोलेंगे? एटोल। अगर ये किसी कोस्टल एरिया, जैसे मान लीजिए कोस्ट है ये, इसके आस पड़ोस ये पूरी संरचना बना ले मरने की, यानी दीवार बनाते चले जाएं, कुछ यहाँ मरे, फिर यहाँ मरे, फिर यहाँ मरे, यहाँ इस तरीके से, ये तो पूरी दीवार बन जाएगी। अब इस दीवार से कारण यहाँ तक, इस दीवार तक पहुँचना आसान है, कोस्टल एरिया तक या मुश्किल है? यहाँ से बड़े जहाज ले जाना मुश्किल बात है, क्योंकि इसने ऑलरेडी ज़मीन को क्या कर, दीवार में संरचना बना दी। और जब कोई बीच में रुकावट पैदा करे तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बैरियर। तो दूसरे प्रकार के आपके जो बनते हैं एटोल के अलावा, वो कौन से होते हैं? बैरियर रीफ्स। क्या होते हैं? बैरियर रीफ। अभी रीफ क्या है? दीवार। तीसरे प्रकार के होते हैं कहाँ? जो समुद्री एरिया से, हमारी कोस्टल एरिया से दूर, कहीं बीच समंदर के अंदर, यानी काफ़ी दूर जाकर आपके जब ये दीवारनुमा संरचना बनाए तो तब उसे बोला जाएगा फ्रिंजिंग रीफ। क्या बोलेंगे? फ्रिंजिंग रीफ। यानी इसका मतलब है कि जब कोरल्स मरते हैं तो मरने के बाद ये एक ही जगह अपने कब्रिस्तान समझिए, उनका वहाँ पर जाके डेड बॉडी अपने दफना देते हैं, और इनकी डेड बॉडी की क्या होती है? 3 प्रकार की संरचनाएं बनती है। एक आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो बोलेंगे एटोल। और एटोल जब बीच में से क्या हो जाए, पूरी तरह पट जाएगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये समुद्र में ऊपर दिखने लगेगी। वो किसकी तरह दिखेगी? द्वीप की तरह। और तब इसे क्या बोलेंगे? आइलैंड। ठीक।
और दीवारनुमा संरचना होगी, कोस्ट के किनारे होगी तो इसे बोलेंगे बैरियर रीफ। समुद्र से आपके कोस्टल एरिया से यानी तटीय क्षेत्रों से दूर होगी तो क्या बोलेंगे? फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग मतलब लटकती हुई, तो समुद्र में ये लगे किसी ने आपकी दीवार बांध के लटका दी है, ठीक। तो 3 तरीके से संरचना बनाते हैं। अब इनमें से आपका मालदीव कौन सा वाला है? सॉरी, लक्षद्वीप कौन सा वाला है? एटॉल होगा, बैरियर रीफ होगा, फ्रिंजिंग रीफ होगा। इसमें ज़्यादातर एटॉल हैं, और एटॉल कौन सी वाली हैं? जो ज़्यादा ऊंचाई समुद्र से और बीच में से कैसी हो गई हैं, उनके बीच में पानी नहीं, मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। तो लक्षद्वीप को पहले हम लोग जानते थे लक्काद्वीप के नाम से, और यहाँ पर कई सारे अलग अलग द्वीप हैं इसमें, जिसमें अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इस एरिया में। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर की तरफ है अमीन द्वीप। कौन सा? कहाँ गया? अमीन द्वीप। यहाँ पर सबसे ऊपर के लिए जो आपके आइलैंड्स हैं उनके नाम है अमीन द्वीपी या फिर अमीन द्वीप आइलैंड, ठीक। उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा इस एरिया में, यहाँ पर इनके लिख रहा हो कैनानोर। क्या लिख रहा है? कैनानोर, ठीक। इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको बड़ा सा आइलैंड दिख रहा होगा जिसका नाम होगा मिनिकॉय। क्या लिख रहा होगा? मिनिकॉय, ठीक। अब जो आपके तीनों द्वीप मिलाकर अमीन द्वीप, कैनानोर, मिनिकॉय और लक्काद्वीप, इन तीनों को मिलाकर आपका इसको दे दिया गया था केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 1973 में इन सब का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कब? 1973 में इन सब को मिलाकर इनका नाम कर दिया गया लक्षद्वीप। क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप समूह, ठीक। तो लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? लाखों द्वीपों का समूह। इंडियन इसका मतलब है कि गणित में कमजोर हमेशा से रहे। केवल 36 द्वीप है, उन्हें लाख बता दिया। 1000 में होते तब भी मान सकते, चलो गणित में भूल गए होंगे, एक आध जीरो इधर से उधर खिसक गया होगा, ठीक है। केवल 36, ठीक है। तो क्या नाम दे दिया इसका? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप समूह किससे बना है? किससे बना है? प्रवालों से बना है। तो इसका ओरिजिन किससे है? प्रवाल से है, ठीक है। किससे बना है ये? प्रवाल से है। देखिए, अब आपके जो लक्षद्वीप दिख रहा है ये वाला, अभी पूरा ग्रुप बन गया लक्षद्वीप वाला। कौन सा? ये अमीन द्वीप, कैनानोर, मिनिकॉय और तीनों को मिलाकर क्या कह दिया गया? लक्षद्वीप कह दिया गया। लक्षद्वीप के नीचे हमारा एक पड़ोसी है जो सबसे छोटा है हमारे पड़ोसियों में, और वो पड़ोसी कौन सा है? और वो पड़ोसी है हमारे नीचे यहाँ पर मालदीव, ठीक। क्या बोलते हैं इसे? मालदीव। मालदीव की टोटल आबादी ही करीब कितनी है? 2-2.5 लाख के करीब है, यानी बरेली के एक मोहल्ले में जितनी होगी। बरेली में टोटल आबादी कितनी? पॉपुलेशन नगर निगम बनते ही 10 लाख पर है, पता है ना। तो भाई मैंने कहा एक मोहल्ले में निकल आएगी इतनी, तो इतनी पूरे देश की आबादी है। यहाँ पर बस इतनी आबादी कि अगर भारत में जितने चुनाव होते अगर सब चुनाव करा दी जाएं तो यहाँ पर कैंडिडेट पूर्ति नहीं होगी। जनता तो चुनाव देने लायक है ही नहीं वहाँ पर, ठीक। पूरे आपके रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक, फिर मुख्यमंत्री, फिर विधान परिषद, फिर सांसद, फिर विधायक, फिर पंचायत चुनाव, तो प्रत्याशी पूरे नहीं होंगे, जनता चुनाव डालने के लिए कहाँ से आएगी? 2-2.5 आपके लाख में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कौन सा है? मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? हाँ जी, 9 डिग्री, 8 या 9? हाँ, सही से देखिए, ठीक। तो ये है भारत के नीचे कौन सा? एकदम नीचे चले जाइए, ये है 0 डिग्री। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है चैनल। चैनल क्या होता है? देखिए, हम जब पूरब से पश्चिम आपकी समानांतर रेखाएं खींचते तो उनको क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश या फिर लैटिट्यूड। जब किसी खास लैटिट्यूड के किनारे यानी लैटिट्यूड को ही मानकर क्या होने लगे? इसके सहारे व्यापार होने लगे। क्या होने लगे? व्यापार होने लगे, ठीक। तो इसे क्या बोला जाएगा? तब इसे बोलते हैं चैनल यानी कि जलमार्ग। क्या बोलते हैं? चैनल या जलमार्ग, ठीक।
तो ये क्या है, ये 0 डिग्री चैनल है। 0 डिग्री मतलब अक्षांश, कौन सा वाला, 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा। और भारत के दक्षिण में क्या है, भूमध्य रेखा है। और भारत का विस्तार कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर, इतना ही तो है। कौन सा वाला, ये आपके अंडमान निकोबार में। और कन्याकुमारी कितने पर है, 8 डिग्री 4 पर। ठीक, तो 8 डिग्री के इसी से हम लोग लाइन को इसको पूर्ति करें, थोड़ा और नीचे चले जाएं तो कन्याकुमारी जब सटती हुई, तो ये वाली कौन सी है, ये है 8 डिग्री। ठीक, कितने डिग्री है, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री क्या करती है, भारत में मालदीव को, और इसके ऊपर जो द्वीप है वो कौन सा है, कौन सा है, ये है मिनिकॉय। तो हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, वो है 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री, 8 डिग्री चैनल। ठीक, अब इस 8 डिग्री के बाद यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर दूसरी लाइन आ जाएगी, वो कितने डिग्री होगी, 9 डिग्री होगी। ठीक, 9 डिग्री क्या करती है, यहाँ पर अलग करती है किसको, यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कौन सा, कैनानोर। कितने, कैनानोर, और ऊपर की तरफ अमीनदीप। तो हम कह सकते हैं आपके मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप यानी अमीनदीवी या कैनानोर के बाकी द्वीपों को अलग करता है कौन सा, 9 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर 2 अक्षांश इसमें सेपरेशन का काम करते हैं। कितने डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। बात क्लियर। ठीक, एक बार फिर से लक्षद्वीप को समझिए। लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में केरल के पास, केरल के पश्चिमी तट से दूर अरब सागर में 36 द्वीपों का 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह का ओरिजिन प्रवालों से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के पाई जाती है। ठीक, और ये भारत में 1973 में इनका नाम पूरा तरह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसे कह दिया गया लक्षद्वीप समूह, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड्स। इसमें आपके 3 प्रमुख समूह आते हैं, अमीनदीवी, कैनानोर और मिनिकॉय। इसके दक्षिण में हिंद महासागर में, याद रखिए 8 डिग्री के बाद हिंद महासागर शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसके दक्षिण में छोटा सा देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव और भारतीय द्वीप समूह को, यानी कि भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री। ठीक, कौन अलग करता है, 8 डिग्री। अब लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। ठीक, ये आपका करता है सेपरेट। अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी द्वीप विशेषकर अमीनदीवी को अलग करता है कौन सा, 9 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर कई प्रमुख इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, उनमें सबसे प्रमुख है कवरत्ती, जो यहाँ की कैपिटल है। और कवरत्ती इन तीनों में से किसमें, अमीनदीवी, कैनानोर या मिनिकॉय, किसमें है, देखो एटलस में अपने लाए हो, क्या करोगे एटलस का, किसमें है देखो, कवरत्ती अमीनदीवी द्वीप समूह में है। ठीक, इसी से ऊपर आपको एक दिख रहा होगा पिटली आइलैंड या पिट्टी आइलैंड, दिख रहा है कि नहीं, पिटली। पिटली आइलैंड क्या है, आपका यहाँ की बर्ड सेंचुरी है और रेस्ट्रिक्टेड यानी कि संरक्षित क्षेत्र है। रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र कौन से होते हैं, कल ही मेरी बात हुई थी जिस पर, कि वो क्षेत्र जहाँ पर आपके जंगली जानवरों या पशु पक्षियों या किसी खास प्रजाति को बचाने के लिए पेड़ों की, हम वहाँ पर शिकार, मकान कंस्ट्रक्शन, ठीक, और अन्य गतिविधियाँ जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती हैं उनको बैन कर दिया जाता है। तो जब वो गतिविधियाँ संचालित करेंगे तो क्या होगा, हम उसे बोल देते हैं सरकारी तौर पर कानूनी नोटिफिकेशन निकालकर उसे कह देते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि आरक्षित जोन या फिर संरक्षित क्षेत्र। ठीक, यानी रिजर्व एरिया। अब रिजर्व एरिया के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। हाईली रिजर्व होगा तो हम उसे नेशनल पार्क कहेंगे, बहुत बड़ा होगा। उससे भी बहुत बड़ा होगा तो हम उसे जैव मंडल रिजर्व कहेंगे, यानी बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर कोई छोटा मोटा तालाब है या झील है या फिर कोई एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर कोई खास विशेष प्रजाति 1 या 2, तब हम उसे कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, यानी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बर्ड सेंचुरी। ठीक, तो यहाँ पर आपके पिटली आइलैंड पर क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक, बात क्लियर। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं किधर वाले, कौन से पर आते हैं, अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार कहाँ पर है, ये भारत के तट से बहुत दूर, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। अब अंडमान निकोबार के में खास बात क्या है, लक्षद्वीप तो बना था किससे, डूबी हुई पहाड़ियों से, लेकिन अंडमान निकोबार किससे बना है, अंडमान निकोबार किससे बना है, जो हिमालय आपका टर्न ले गया था अरुणाचल प्रदेश के पास में,
नीचे की ओर। हिमालय का आपका जो एरिया है वो किधर से किधर है भारत में? पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तरी बाउंड्री पर पश्चिम से पूरब की ओर। अरुणाचल प्रदेश में जाकर क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया आपके म्यांमार के बॉर्डर तक, और म्यांमार के बॉर्डर पर इसे बोल दिया गया अराकान योमा। और जब यही बंगाल की खाड़ी में घुस गया तो जो आपकी पीक्स थी, चोटियाँ थी माउंटेन की, वो चोटियाँ ऊपर दिखने लगी और बाकी एरिया नीचे डूब गया। तो चोटियाँ किसकी तरह दिखेंगी? आइलैंड की तरह। तो ऐसे ही आइलैंड 272 आइलैंड के करीब आपके अंडमान निकोबार में हैं, और बहुत सारी की सारी मानी जाती हैं क्या चीज़, आपकी डूबे हुई जो आपकी चोटियाँ किसकी, पहाड़ की। तो हिमालय की डूबी हुई चोटियों को हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर दो अलग अलग रीजन है, अंडमान और निकोबार। ठीक, ऊपर का जो पोर्शन है उसे क्या कहते हैं? ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं अंडमान और नीचे वाले को निकोबार। ठीक, अंडमान के ऊपर यहाँ पर एक जोन है जिसे बोलते हैं कोको आइलैंड। क्या बोलते हैं? कोको आइलैंड। कोको आइलैंड किसका है? ये है म्यांमार का। किसका? म्यांमार का। ठीक, इन दोनों के बीच में यहाँ पर फ्लो करता है कोको चैनल। तो याद रखना कि हम पूछ सकते हैं, अगर कह सकते हैं कि भारत के अंडमान निकोबार और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच में क्या फ्लो करते हैं, कौन अलग करता है, तो यहाँ पर कोको चैनल अलग करता है। ठीक, दूसरी तरफ यहाँ पर फिर कई सारे आपके द्वीप समूह हैं, और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और इसके बीच में कौन सा रीजन है, यहाँ पर फ्लो है आपका, करता है ग्रेट चैनल। ठीक, कौन सा? ग्रेट चैनल। तो भारत के उत्तर में अंडमान निकोबार के कोको चैनल, नीचे ग्रेट चैनल। ठीक, एक सवाल आपका पूछा जाता है, कई बार आपके पूछ भी लेते जिज्ञासा बस, कि अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीकी देश कौन सा है? तो अपने मैप में आप देखिए सबसे नज़दीक कौन सा लग रहा है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा बहुत रीजनल का याद हो तो, ये कौन सा कंट्री है? ये तो मलेशिया है, ऊपर के लिए थाईलैंड है, इससे ऊपर ये वाला म्यांमार है। ठीक, हमारा अंडमान निकोबार ये रहा पूरा। ठीक, ये वाला कौन सा है? यही है इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो भारत के किसी भी तट से देख लें, हम चेन्नई से देखें, कलकत्ता से देखें, दिल्ली से तो और ज़्यादा दूर विशाखापत्तनम से देखें, कोई भी एरिया भारत का अंडमान निकोबार तक लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर के दायरे में है। यानी कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर के दूर पड़ेंगे। जबकि यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास में सबसे निचला जो पॉइंट है, हम उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वो बिल्कुल किसके पास में है? सुमात्रा के पास में। और ये लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर से भी कम है। तो अंडमान निकोबार के सबसे पास में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इसको भी भारत में आने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले क्या था, यहाँ पर आपके बहुत एंशिएंट समुदाय रहते हैं अंडमान निकोबार पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब आपकी आज़ाद हिंद फौज थी, उसने पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार पर सबसे पहले झंडा फहराया था। यानी इस एरिया को जीत लिया था उन्होंने, आज़ाद हिंद फौज ने। उससे पहले आपने सुना हुआ काला पानी की सज़ा, सुनी थी कि नहीं? काला पानी में क्या करते थे? एक बड़ा सा टब होता था, उसमें काला पानी भर के छोड़ दिया करते थे। फिर क्या करते थे? जितने भी आपके विद्रोही थे, यानी कि जितने भी आपके अंग्रेजों के विद्रोही थे, हमारे लिए जो क्रांतिकारी थे, यानी भारत की स्वतंत्रता के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनसे उन्हें ज़्यादा खतरा होता था, वो यहाँ से जहाज़ों में भर के छोड़ दिए जाते थे। कहाँ? अंडमान निकोबार में। और मैंने बताया अंडमान निकोबार पीने के पानी की बहुत भारी कमी है, ध्यान रखना। चारों तरफ में समुद्र है, लेकिन पीने का पानी, मीठा पानी यहाँ पर शॉर्टेज रहती है। इसके अलावा चूँकि ट्रॉपिकल एरिया, मच्छर बहुत होंगे, जंगली जानवर बहुत हैं। ठीक, और एंशिएंट प्रिमिटिव स्पीसीज हैं, मतलब प्रिमिटिव जनजातियाँ भी हैं। इनमें से एक जनजाति आपकी सेंट्रल जो जारवा, वो तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि दुनिया क्या है। आज भी तीर कमान और धनुष लेके चलते हैं, और कोई उनके एरिया में घुस जाए आपका ज़बरदस्ती, तो बस भाई तीर सांप का मार के पेट में लटका दिया करते हैं। अभी भी प्रिमिटिव है इतने, जारवा और सेंटिनलीज। तो ऐसे एरिया में उनको छोड़ दिया करते थे। अब आदमी क्या करेगा इसमें? यहाँ पर आपके कहाँ हरी सब्जी टमाटर खाने वाला, यहाँ पर क्या घास फूस खाएगा? कितने दिन जिंदा रहेगा? मलेरिया हो गया, मच्छर ने काट लिया, निकल लिए। तो इसको बोलते थे काला पानी। काला पानी से बचना बड़ा नामुमकिन सा क्षेत्र था। बाद में यहीं पर क्या कर दिया गया, इसी काला पानी सजा को जेल में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर तब तक सेलुलर जेल बना दी गई।
कौन सी जेल? सेलुलर जेल। तो जो अंडमान निकोबार है, 5 मिनट लगेंगे, इसके बाद मेरी आपकी क्लास की गारंटी नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज। ठीक, तो जिनको भागना वो भाग सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, अंडमान निकोबार में 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सा? ऊपर के लिए अंडमान, नीचे के लिए निकोबार। ठीक, अब अंडमान और निकोबार के लिए दोनों के बीच में एक चैनल आपका जाता है, कौन सा? कितने डिग्री? 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर कितना था? 8, फिर 9, अब 10 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है 2 द्वीपों को, समूहों को अलग अलग। कौन सा? अंडमान को और निकोबार को। ठीक, अब अंडमान के भी कई सारे पार्ट हैं, ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। है या नहीं है? देखो एटलस में सबसे ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, मिडिल में मिडिल अंडमान एंड देन साउथ अंडमान, और उसके बाद लिटिल अंडमान। ठीक, तो लिटिल अंडमान क्या है आपका? छोटा वाला, ये वाला। ठीक, लिटिल यानी कि लघु अंडमान, ये वाला साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान, ये भी आपका यहाँ पर इस वाले को मान लेते हैं साउथ यानी कि दक्षिण अंडमान, ये वाला मिडिल और ये वाला नॉर्थ। ठीक, तो अब थोड़ा और अंदर घुसते हैं। कोको चैनल किसको अलग करता है? नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को। ठीक, यहाँ पर आपका ये वाला कौन सा है? यहाँ पर निकोबार है, और निकोबार का सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है जो आपके लघु अंडमान के बिल्कुल पास में है? कौन सा है? कार निकोबार, यही है। एटलस में देखिए क्या दिख रहा है? कार निकोबार। ठीक, तो हम कह सकते हैं 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार। इसलिए अंडमान निकोबार में किस किस को? लघु अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। बात क्लियर? ठीक, अब देखिए ज़्यादातर जो एरिया है यहाँ पर, जो कैपिटल है को आपके इसकी अंडमान निकोबार, वो कहाँ पर है? वो है आपके साउथ अंडमान में। कौन सी जगह है? पोर्ट ब्लेयर। इस एरिया में यहाँ पर देखेंगे तो अंडमान में यहाँ पर 2 आपकी जगह फेमस हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर इस एरिया में इधर की ओर आपको दिखेंगे 2 जगह। एक होगा बैरन द्वीप। ठीक, कौन सा द्वीप? बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड किस लिए है? कि भारत में ये एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। कौन सा वोल्केनो है? एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। यानी पूरे भारतीय द्वीप में अगर देखा जाए, कंसिडर करें, तो केवल एकमात्र है जो कैसी है? एक्टिव है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा नारकोंडम। दिख रहा है कि नहीं? नारकोंडम मिला? नारकोंडम किस लिए फेमस है? पहले इसको मानते थे सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। 3 तरह के वोल्केनो होते हैं जिनमें लगातार आपका विस्फोट होता रहता है, आपके ज्वालामुखी निकलता रहता है, आपका लावा निकलता रहता है। हम उसे कहते हैं एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे वो जो सो रहे हैं कुंभकर्ण की बात, कब फट जाए कोई गारंटी नहीं, उन्हें क्या बोलेंगे? सुसुप्त यानी कि डोरमेंट, भीषण निद्रा में है। और तीसरे वो हैं जिनका भरोसा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी इनका विस्फोट नहीं होगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? डेड या फिर मृत। ठीक, तो ये वाला कौन सा था? को बैरन तो आपका शुरू से कैसा था? सुसुप्त ज्वालामुखी, आपका एक्टिव वोल्केनो था। और नारकोंडम सुसुप्त था। उसके बाद सुनामी आई। सुनामी कब आई थी? 2006 में। जब सुनामी आई उसके बाद क्या हुआ? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये माना जाने लगा नारकोंडम आज की डेट में किसमें कन्वर्ट हो गया? अब इट इज आल्सो कन्वर्टेड टू एक्टिव वोल्केनो। किसमें? एक्टिव वोल्केनो। तो अब कहा जाए लिटरली तो, लेकिन शक है, कुछ साइंटिस्ट मानते एक्टिव है, कुछ मानते एक्टिव नहीं है। ठीक, तो लघु अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में यहाँ पर एक और जगह दिख रही होगी, कौन सी है? वो होगी डंकन पैसेज। कौन सी? डंकन पैसेज दिख रही है। ठीक, इसके नीचे चले जाएंगे, हम लोग जाते हैं निकोबार में। तो निकोबार द्वीप में सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है निकोबार में सबसे नीचे वाला हिस्सा? हम इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक, तो ग्रेट निकोबार यानी कि महान या महानतम या बृहत, हम इसे 2 नाम से जानते हैं, बृहत निकोबार। बृहत निकोबार में ही आपका भारत का सबसे निचला वाला पॉइंट, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक, वो लोकेटेड है। ठीक है, कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है। तो भारत में आपका इंदिरा पॉइंट वो कहाँ पर है? वो ग्रेट निकोबार पर है। ठीक, बात क्लियर? और देखिए ग्रेट निकोबार के बाद शुरू हो जाता है आपका यहाँ पर ग्रेट चैनल, और उसके बाद आता है कौन सा? इंडोनेशिया का सुमात्रा। ठीक, इसमें बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन 2-4 चीज़ें आपके जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं इस रीजन में। यहाँ पर कई सारे और आइलैंड्स हैं। यहाँ पर 3 आइलैंड हैं बड़े बड़े, जिनका नामकरण आपका कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। देखिए कौन कौन से नाम बदल दिया गया है, देखो यहाँ पर दिखेगा आपको।
देखिए दिख रहा है ये पूरा इधर वाला जिसमें मेरे ट्रिगर चल रहा है, ये पूरा आपका अंडमान निकोबार का मैप है जो आपके मैप में सेम वही फोटो खींच के मैंने इसमें लगाया है। ठीक, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा ये वाला आपका बैरन, ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपका नारकोंडम, इस पर लिख रहा होगा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट नहीं, अभी एक्टिव या फिर आपका सुसुप्त, दो तरीके से माना जाता है। यहाँ पर दो आइलैंड्स थे, जिसमें पहला था आपका हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, पिछली बार 3 नाम बदले गए थे, मोदी जी ने जब दौरा किया तो 3 नाम बदले थे, करंट में इंपॉर्टेंट है ये समझना। ठीक, हैवलॉक आइलैंड को बदल के कर दिया स्वराज आइलैंड। कौन सा? स्वराज द्वीप। दूसरा था नील आइलैंड, नील आइलैंड को बदल के क्या कर दिया गया, इसे इसका नाम रख दिया गया आपका शहीद आइलैंड। और उसके नीचे मौजूद था आपका रॉस आइलैंड, और इसे बदल के क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो 3 आपके पुराने द्वीप थे, इनका नामकरण कर दिया गया आपका हैवलॉक का स्वराज, नील का शहीद, और रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों के तीनों आपके जो आइलैंड्स हैं ये किस लोकेशन में है, रॉस पड़ता है साउथ में, साउथ अंडमान का देखिए पार्ट है इस वाले का, और बाकी आपके 2 हैं ये पड़ते हैं किसके, मिडिल अंडमान के पार्ट। ठीक, तो इनके नाम बदल के ये कर दिए गए। बात क्लियर। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है। ठीक, किसको बीच, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच, लिटिल और साउथ के बीच में पड़ता है यहाँ पर डंकन पैसेज। उसके नीचे यहाँ पर जाएंगे तो कार निकोबार के बाद नीचे की तरफ आता है यहाँ पर आपका लिटिल निकोबार, और उसके नीचे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपका भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, जिसको बोलते हैं आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बाद इंडोनेशिया शुरू। इस एरिया में बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, जिसमें आपको 2 जनजातियाँ प्रमुख है। कौन कौन सी, सेंटनलीज और जारवा। ये दोनों के दोनों कैसी हैं, प्रिमिटिव हैं, यानी अभी भी इनमें आपकी आधुनिकतम बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। ठीक, प्रिमिटिव तरीके से खेती आपका रहना, उसी तरीके से कंटिन्यूसली रहती हैं। बात क्लियर। इसमें आपके दुनिया भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इसी रीजन में है। यहाँ पर एक का नाम है साउथ बटन, तो वास्तव में बटन के बराबर है। बटन मतलब उतना ही छोटा है, कुछ आपके मेरे एरिया में छोटा सा द्वीप है एक। ठीक, तो बाकी अब देखिए ये तो थे भारत में 2 द्वीप समूह, इसके अलावा भारत में और भी कई सारे द्वीप हैं। एक नज़र हम बताए तो जैसे मुंबई है, मुंबई में पहले 7 द्वीप थे, 7 द्वीपों को रेक्लेम करके इसको बसाएगा, और आज के डेट में इसका नाम क्या कर दिया गया, मुंबई। इसके अलावा एक द्वीप पड़ता है आपके यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र, जिसका नाम है दीव, दमन एंड दीव का पार्ट। एक द्वीप पड़ता है आपका यहाँ पर, एक झील पड़ती है, झील का नाम है पुलिकट, याद है कि नहीं। हाँ, पुलिकट झील में एक द्वीप है जिसका नाम है, क्या नाम है, श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा में भारत का आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, और यहीं से भारत के रॉकेट, सैटेलाइट्स, ठीक, रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट लगा दो क्या बन जाता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाता है, यानी प्रक्षेपण किया जाता है यहाँ से। बात क्लियर। और भी यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, मन्नार की खाड़ी में द्वीप हैं। एक यहाँ पर द्वीप है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। यह भारत और बांग्लादेश के भी विवाद का कारण था, मामला पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, फाइनली क्या कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि ये द्वीप बांग्लादेश का होना चाहिए। भारत ने कहा कि ठीक है तुम रख लो फिर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक द्वीप है गंगा सागर, गंगा सागर तो नाम सुना होगा। गंगा सागर क्या जी, मेला लगता है उसका। तो गंगा सागर भी एक बड़ा आइलैंड है, और ये किससे बना है, ये आपके डिपोजिशन से बना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने ले जाकर आपके इतना ज़्यादा डेल्टा वहाँ पर आपका जमा बनाया, बड़ा बनाया कि समुद्र में एक द्वीप बन गया। ऐसे द्वीप वहाँ पर बहुत सारे बनते रहते हैं, और भी कई सारे द्वीप हैं, समय की शॉर्टेज है, ठीक है। कोई डाउट हो इसमें तो आप मेरे से बाद में पूछ लेगा। आज के लिए यहीं पर तिलांजलि देते हैं सभा के लिए। क्यों, डंकन पैसेज आपके लिटिल अंडमान और आपके में नहीं है, तो आपका लोकल वाला मैप